गुरु, मेरा एक प्रश्न है। पूछिए। एक साधक को सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है करके कैसे पता चलेगा? व्हाट आर द बेंचमार्क्स और द माइलस्टोन्स टू नो ही सेल्फ रियलाइज्ड? साधक को कैसे पता चलेगा कि उसे आत्मज्ञान घट गया है, सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है? ये बता दें पहले कि आवाज़ उसमें आ रही है। कोई दर्शक हैं वो बता दें कि हमारी आवाज़ बराबर आ रही है, वो लिख के कमेंट करके बता दें। कमेंट करके कोई बता दें कि हमारी आवाज़ आ रही है ना? हाँ, कम आ रही है? नहीं, हमने तो माइक लगाया हुआ है। फिर से बताएं कि आवाज़ कम आ रही है कि ठीक आ रही है? बहुत ही स्लो आ रही है। अच्छा, हम कुछ देखते हैं कहाँ है आवाज़ हमारी। कैसी आ रही है? फिर से देखिए। आ रही है ना? कम आ रही है? कुछ लोग बोल रहे हैं, आप बताइए। ठीक आ रही है? प्रॉपर आ रही है? हाँ जी, ठीक है। हिमालय पर्वत की एक चोटी पर ट्रैक करते हुए आए हैं। ये साधक लोग हैं सारे। ये पहाड़ है। आज हमें दरअसल नेटवर्क मिल गया ना अच्छा, तो हमने सोचा कि लाइव सेशन कर लेते हैं। तो प्रश्न ये आया था, सोम जी का प्रश्न है ना? आप लोग भी प्रश्न डाल सकते हैं, पर जैसे जैसे होगा तो आपके प्रश्न भी ले लेंगे। प्रश्न ये आया था कि कोई साधक है, उसे कैसे पता चलेगा कि उसे आत्मज्ञान हो गया है? साधक जैसे जैसे डिज़ॉल्व होता चला जाएगा ना, हल्का होता चला जाएगा और नो मोर वाली सिचुएशन में आ जाएगा। तो नो मोर वाली सिचुएशन में पहुंचते पहुंचते उसे पता चलेगा कि डिज़ॉल्व हो रहे हैं। और जब पूरी तरह से डिज़ॉल्व हो जाएंगे तो साधक तो बचेगा ही नहीं। तो साधक को कैसे पता चलेगा कि वह सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है? हाँ, लेकिन वहाँ विजडम पूरी तरह से क्लियर होती है कि अब जो है कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है, ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब सेल्फ रियलाइजेशन हो गया तो फिर वहाँ साधक नहीं बचा ना। साधक कहाँ बचा? वहाँ तो सिद्ध हो गया। तो सिद्ध को तो स्पष्ट होता ही है ना, सिद्ध को तो अपनी स्थिति स्पष्ट होती है, वहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। आपके इसमें वो लाइट जल रही है ना, क्वेश्चन वाले में देखिए, नीली कलर की लाइट। हाँ, एक मिनट। हाँ, जल रही है। हाँ, कंप्लीट है, ठीक है। दिव्या गर्ग का प्रश्न है, गुरुजी मेरा प्रश्न है कि सांस से मन पैदा होता है तो फिर अस्तित्व सांस कैसे लेता है? श्वास से मन पैदा होता है ऐसा नहीं है दिव्या जी। श्वास की जो रिदम होती है ना, अलग अलग उसके पैटर्न होते हैं, वह पैटर्न जो है वह मन के द्वारा ऑपरेटेड होते हैं। मतलब श्वास की जो रिदम है, वह रिदम जो है मन के जो पैटर्न है, वो कोई पैटर्न है, वह किस भाव दशा को, किस वासना को, किस विषय विकार को कैरी ऑन कर रहा है, तो उस हिसाब से वह उसको चेंज कर देता है। किसे चेंज कर देता है? आपके ब्रीदिंग पैटर्न को। मतलब क्रोध में आपके सांस का ढंग थोड़ा अलग हो जाएगा, है ना? और जब आप शांत होंगे तो आपकी श्वास की रिदम, जो इनहेल एक्सेल का पैटर्न वो है ढंग, वो थोड़ा अलग हो जाएगा। और अलग अलग विकारों में, काम वासना में अलग होगा, फिर अपना लोभ में अलग होगा, है ना? तो क्या है, कोई भी विकार पैदा हो रहा है मतलब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है तभी तो विकार पैदा हो रहा है। अब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है और कौन सा विकार वहाँ पे उसको हैंडल कर रहा है, मतलब हैक कर रहा है। तो किसको हैक करेगा? वो कॉन्शियस माइंड को हैक करेगा। सबकॉन्शियस माइंड बड़ा है,
जो कॉमन मैन है, वहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड का साइज बड़ा है और कॉन्शियस माइंड का साइज छोटा है। अवचेतन मन बड़ा है, 80, 90, 92, 95% है। तो 4, 6, 10, 12%, 15, 18% जो है वो क्या है, कॉन्शियस माइंड है। तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न है वो क्या करेगा, उसको हैक कर लेगा कॉन्शियस माइंड को। क्योंकि जब आप जाग रहे हैं तथाकथित रूप से, मतलब ऐसे जो जाग कहते हैं, पूरी जाग तो है नहीं भाई, सबकॉन्शियस माइंड तो वो तो अपने सोया ही हुआ है ना, वह तो सोया ही हुआ है। तो जो कॉन्शियस माइंड जो जाग रहा है, जितना हिस्सा जाग रहा है, वह जो है पहला काम क्या करेगा, हैक करेगा। कौन सा, ये जो सबकॉन्शियस माइंड हैक करेगा किसी को, उसको जो जाग रहा है, क्योंकि है तो वो छोटा सा ही ना, छोटा, तो उसे हैक कर लेगा। तो जिस प्रकार का विकार है और जिस प्रकार का उसने हैकिंग की, तो हैकिंग करने के लिए क्या चाहिए, ब्रीदिंग पैटर्न को उस तरीके से ले जाना। वह जो सामान्य सहज ब्रीदिंग पैटर्न नहीं रहा, अब जो है लोभ से जनित ब्रीदिंग पैटर्न हो गया। सहज ब्रीदिंग पैटर्न की जगह अब लोभ वाला ब्रीदिंग पैटर्न आ गया। तो उस तरीके से होगा, काम वासना वाला आ गया तो वैसा हो गया, क्रोध वाला आ गया तो वैसा हो गया। तो जैसा ब्रीदिंग पैटर्न आ गया वहाँ पर, तो फिर जो है वह कॉन्शियस माइंड जो है उसी को फॉलो करने लगेगा, वहाँ उसको फॉलो करने लगेगा। तो पैटर्न जो है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड सबको पूरी तरह से ऑपरेट कर रहा होगा। तो इस प्रकार से जो है होता है। अब श्वास जो है, श्वास पर इसलिए तो काम किया जाता है। साधना में क्या होता है, सबसे पहले कहते हैं कि श्वास को नॉर्मल करो, भस्त्रिका हम करवा लेते हैं, या और भी जो चीज़ें हैं, जैसे पतंजलि ने चलो वो हेल्थ के लिए कराया कि अनुलोम विलोम करो, ये करो, वो करो, लेकिन उसका सिर्फ हेल्थ के लिए यूज़ नहीं है। यदि कोई ऐसा योग प्राणायाम करने के बाद साधना में बैठता है तो साधना अच्छी होती है, क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन हो गया आपका अंदर लंग्स का, थोड़ी ताजगी आ गई। ताजगी आ गई का क्या मतलब होता है, ताजगी आ गई का मतलब होता है कि आपका कॉन्शियस माइंड जो है थोड़ा बड़ा हो गया। ये जो है इसलिए जो साधना करते हैं ना, कि पहाड़ों पे, हिमालय में, या हिमालय में बैठे हैं, शुद्ध ऑक्सीजन के बीच में बैठे हैं, क्यों जाते हैं ऐसे ऑक्सीजन जोन में साधना करने के लिए। हम ये नहीं कहते कि शहरों में साधना नहीं हो सकती, वहाँ भी हो सकती है, वहाँ भी होती है, लेकिन जब मौका मिलता है, जिसके पास अवसर है, अनुकूलता है, तो वो उसका लाभ ले सकता है। क्या लाभ लेगा, कि वह जो है ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, टेम्परेचर मॉडरेट है, मतलब बहुत सारी अनुकूलताएं हैं। उस अनुकूलता में क्या रहता है, सहजता अपने आप आ जाती है। मन को मौका नहीं मिलता विक्षेप पैदा करने का, मन को ज़्यादा मौका नहीं मिलता, और वो उस ऑक्सीजन के कारण जो है, ऑक्सीडाइजेशन होने के कारण जो है कॉन्शियस माइंड बड़ा होने लगता है। ताजगी का मतलब है कि कॉन्शियस माइंड बड़ा हो गया। ताजगी कहाँ आती है, जहाँ ऑक्सीजन है। और ताजगी का क्या मतलब, बड़ा अच्छा फीलिंग हुआ। अच्छी फीलिंग का क्या मतलब हुआ, अच्छी फीलिंग, रिलैक्स फीलिंग, सहजता। इसका मतलब हुआ कि कॉन्शियस माइंड जो है उसका साइज बड़ा हो गया, वो फैल गया आपका। और चेतन मन जो है, चेतन मन फैल गया। तो श्वास जो है, श्वास पर काम करना पड़ता है साधना में, श्वास पर काम करना पड़ता है। उसे सहज कैसे किया जाए, मतलब कोई भी पैटर्न उसे ऑपरेट न कर रहा हो, यह दशा यदि हो जाती है श्वास की, तो उस समय ध्यान घट गया। कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है तो सहज श्वास हो जाएगी। अब इसलिए हमने एक जो ध्यान की विधि कही कि अचानक एक्सेल कर दो, अचानक कर दो एक्सेल। और वो अचानक एक्सेल जो है उसके लिए प्री प्लानिंग नहीं होना, उसका बड़ा बारीक सा साइंस है। कि मतलब अचानक एक्सेल का मतलब नहीं कि पहले मैं इनहेल करूंगा फिर एक्सेल। तो अचानक कैसे हुआ, जहाँ से ख्याल आया वहाँ टाइम गैप नहीं देना है, एक्सेल हो जाना चाहिए। अचानक एक्सेल का भाव ख्याल कुछ भी बना और एक्सेल हो जाना चाहिए। जहाँ पर श्वास आपकी खड़ी है, मतलब वो बीच में कहीं पर भी हो सकती है श्वास आपकी, वहाँ से इनहेल बंद हो जाएगा। यदि इनहेल हो रहा है तो इनहेल बंद हो जाएगा, वहाँ से तुरंत एक्सेल हो जाएगा। इनहेल कंप्लीट करने के बाद एक्सेल नहीं होगा, जहाँ श्वास खड़ी है वहीं से इनहेल हो जाएगा। तो उससे क्या हो रहा है कि अचानक एक्सेल करने के बाद फिर इनहेल को होने देना है सहजता से। इसमें तो हमने एफर्ट डाल दिया, एक्सेल में एफर्ट डाल दिया है ना, और इनहेल को होने दिया। तो एक्सेल जो जैसे ही किया ना हमने, तो वहाँ पर सारे पैटर्न डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग पैटर्न आपका चेंज हो गया। उस समय कुछ ना कुछ चल रहा था, आपका स्ट्रेस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। चल रहा है का मतलब जो है कोई पैटर्न आपको ऑपरेटेड किए हुए, हैक किए हुए, हैक करके ऑपरेट कर रहा है।
अब ऑपरेट कर रहा है, उससे उससे बाहर आना है। अब देखो बाहर आना है तो अचानक एक्सेल कर दो, तो श्वास के माध्यम से जो है थोड़ा आसान हो गया। तो वहां पर जो उससे बाहर आ गए, बाहर आते ही जो क्या होगा, कुछ समय के लिए ब्लैंकनेस आ जाए, क्योंकि आपने अचानक किया, मन को तैयारी का मौका नहीं दिया। अब मन को तैयारी का मौका ही नहीं मिला तो वहां कोई विचार होगा ही नहीं कुछ समय के लिए, जब तक मन अपने फिर से कुछ अपना रीहैकिंग न कर ले, मतलब सबकॉन्शियस माइंड जो है अपना फिर से रीहैकिंग न कर ले, तब तक जो है गैप आ गया। उस गैप में निर्विचार अवस्था आ गई, सहज अवस्था आ गई, श्वास जो है सामान्य हो गई, श्वास जो है ब्रीदिंग जो है सामान्य हो गई, मतलब सहजता से श्वास ली जा रही है, अपनी टाइम टेकिंग पूरी हो रही, श्वास गहरी हो जाएगी, नाभि तक जाएगी। गहरी श्वास जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, नाभि तक जाएगी। अच्छा, किसी ने पैटर्न ने आपको ऑपरेट किया हुआ है तो वो ब्रीथ कहाँ तक जाएगी, छाती तक जाएगी, बड़ा मुश्किल, सिर्फ छाती तक जाएगी और छाती से वो अपने बाहर हो जाएगी। अब यदि गहरी श्वास होगी तो छाती तक न जा करके कहाँ जाएगी, नाभि तक जाएगी। नाभि तक जा रही है, धीमी जा रही है, तो फिर वो कैसी होगी, सहज श्वास होगी। सहज श्वास का अर्थ क्या है कि अभी जो है आप हैकिंग के बाहर हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न हैं उनकी हैकिंग अभी काम नहीं कर रही है। और उसी समय अच्छा लगता है जब आप अचानक किसी खूबसूरत नेचर के बीच में आप निकल जाते हैं और वाह निकलता है, तो वाह निकलता है तब क्या हो जाते हैं आप, बिल्कुल आप जो है आनंद में आ जाते हैं और वर्तमान में आ जाते हैं, हियर एंड नाउ आ जाते हैं। वह जो है आपको वह सुंदर दृश्य या वह कुछ जो भी वहाँ पर है वह आपको जो है हियर एंड नाउ में लाके खड़ा कर देता है, वहाँ कुछ और नहीं बचता, वही एक रह जाता है। तो वहाँ पर जो है अचानक आप हियर एंड नाउ में आ जाते हैं और विचार पूरे स्थगित हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, यूँ कहें ना, स्तब्ध हो जाते हैं आप, और उसको तभी आपको वहाँ निकलता है, स्तब्ध हो जाते हैं, वहाँ निकलता है। तब भी वहाँ पर जो है विचार थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं और आपको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ विचार शांत हो गए, कोई हैकिंग नहीं बची, कोई हैकिंग नहीं बची। तो हियर एंड नाउ जब भी आप होंगे तो श्वास जैसे सामान्य होगी तो आप हियर एंड नाउ हो गए, हियर एंड नाउ हो जाते हैं जैसे ही आप, तो वहाँ पर जो है आपको फिर जो है एक सहजता और सरलता हो जाएगी, ध्यान का घटना हो जाएगा। वो दिव्या जी का प्रश्न था वो चला गया ऊपर। पतंजलि बोलते हैं जैसे चित्त वृत्ति निरोध है, तो चित्त में और मन में क्या चित्त वृत्ति निरोध? निरोध, हाँ, चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं ना पतंजलि। तो चित्त में और मन में देखिए, चित्त जो है ना ऐसा है कि अभी जो सतह पर है, मतलब ऊपर का जो हिस्सा है जिस पे इम्प्रिंट्स पड़ रहे हैं, है ना, ऊपर का प्लेटफॉर्म कह लीजिए, जिस पे इम्प्रिंट्स पड़ भी रहे हैं, है ना, और जहाँ पर जो है भीतर के इम्प्रेशंस भी आकर के उसके साथ मिक्स हो रहे हैं और वहाँ पे काम चल रहा है, सारा गेम चल रहा है। चित्त है ना, एक पर्दे की तरह, एक प्लेटफॉर्म की तरह, है ना, वो चित्त हो गया। और मन जो है उसमें बहुत सारी तहें हैं, वो मन यानी वो सब कुछ आ गया उसमें, मन में तह के अंदर तह है ना, अवचेतन मन की बहुत सारी तहें हैं, वो सारे तल मिला करके वो मन हो गया, मन एक बड़ा हो गया। अच्छा, इसमें मन में जो चेतन मन अवचेतन मन सब आ जाता है। यदि मन को पूरे मन की बात करें ना तो चेतन मन अवचेतन मन सब आ जाता है। और अमनी दशा है ना, जहाँ अवचेतन मन और चेतन मन यह भी नहीं रहा, है ना, तो वहाँ पर जो है परम चैतन्य हो गया, परम चैतन्यता, चैतन्यता मात्र हो गई। अभी जो है मन है, मन के साथ चेतनता कम है ज़्यादा है ऐसा है ना, चेतनता यदि कम और ज़्यादा है, किसी रेशो में है, डिवाइडेड है, बटी हुई है, तो वहाँ पे मन है। चेतना डिवाइडेड है तो वहाँ पर जो है उसमें तल बने हुए हैं, तल बने हुए तो मन है ना। और जब उसमें कोई तल नहीं है, चेतना जो है प्योर फॉर्म में आ गई, चेतना विशुद्ध चेतना हो गई, तो वहाँ पर अमनी दशा हो जाती है, फिर वहाँ पर मन नहीं बचता है। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे लेके जाते यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो वो कितने, हाँ, क्या फिर से पूछिए। हाँ, थोड़ा सा ऐसा है ना, ये दिया इसलिए गया है। पतंजलि जैसे लेके जाते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, आज के समय के हिसाब से वो कितना ठीक है? आज के समय के हिसाब से देखिए कि जो जीवन शैली है ना, वह जीवन शैली बहुत जटिल हो गई है। जीवन शैली
बहुत जटिल हो गई है। इस जटिल जीवन शैली में जो है इतना सारा कुछ समय, भाई समय के मैट्रिक्स के भीतर जी रहे हैं ना आप, है ना। और कैसे संभव है कि इतनी सारी चीज़ों को, पूरे अष्टांग मार्ग को आप अपने जीवन पे अप्लाई कर पाएँ, है ना। वह समय आपके पास है ही नहीं, वह सुविधा नहीं है, वह माहौल नहीं है, वह परिवेश नहीं है। तो इसलिए जो है अभी इसलिए कहते हैं कि सीधे भस्त्रिका करो, और भस्त्रिका करने के बाद में सीधे सीधे ध्यान की हैपनिंग के लिए आप चले जाओ। उसमें कोई और देते हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स दे रहे हैं जो अभी के इस जटिल माहौल में आपको जो है जल्दी से बाहर निकाल पाए। बहुत सारी इन्फ्लुएंसेस हैं ना, इन्फ्लुएंसेस स्ट्रीम बहुत सारी हैं, वो आपको जो है प्रभावित कर रही हैं। इतनी सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को झटके के साथ तोड़ना है, तो झटके के साथ तोड़ना है, और फिर सीधे सीधे जो है कोई ऐसे कुछ स्टेप्स दे देते हैं। जो ध्यान के 2 पार्ट हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट है ध्यान का, नेगेटिव पार्ट यानी कि जिसे हम इसको मेथड कहते हैं, मतलब ध्यान नहीं है ना, मेथड फॉर मेडिटेशन। तो वो पार्ट देते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी देते हैं का मतलब हैपनिंग के द्वारा जो हमें आती है, हमने जैसे विधियाँ दी जो हैपनिंग के माध्यम से उतरी आई कि ये स्टेप्स हैं, तो स्टेप्स जो है दे दी गई आपको। तो वह स्टेप्स जो है वो सारी हैकिंग को हटा देती हैं, और फिर जो है आपको ग्लिम्स दे देती हैं। जो वो ग्लिम्स आपको मिल जाए, एक बार ध्यान की ग्लिम्स मिलनी चाहिए, तो ग्लिम्स मिल जाती है तो फिर आप जो है फिर उसके बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। मतलब एक अंदर से एक भरोसा बैठ जाता है ना कि भाई है, ध्यान घटता है, और हमें घटा है, कुछ क्षणों से के लिए ही घटा है। तो फिर आप मेथड्स को और अप्लाई करते हैं, नई मेथड्स को अप्लाई करते हैं। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि कॉम्प्लिकेशंस कहाँ है, वो ध्यान की सहज अवस्था जो है बार बार विलोपित क्यों हो जाती है ना। तो फिर उसमें फिर तरह तरह की चीज़ें बताते हैं, क्लिनजिंग करो कि अलग अलग के संस्कार हैं, अलग अलग किस्म की पैटर्न है, वो आपको अलग अलग तरीके से हैक करें, तो क्लिनजिंग करो। अब कितनों को आप पहचानो और क्या करोगे, तो फिर ऐसी मेथड दी गई है कि आप क्लिनजिंग करो। क्लिनजिंग में वो सारे विकार, सारे वो जो है सब निकल रहे हैं। तो वो क्लिनजिंग जो है फास्ट तरीके से करो। अब जो है कैथारसिस है, जिब्रिश है, कुछ ऐसी चीज़ें करो, है ना। और जो है खूब रोना हो रहा है, खूब हंसना हो रहा है। देखिए अब ओशो के बाद तो स्थितियाँ बदल गई हैं ना, वो एक्चुअली वही देशना काम कर रही है ना अब तो, कि क्लिनजिंग जो है, क्लिनजिंग में ये क्या क्या चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो ये क्लिनजिंग जो है जितनी ज़्यादा आप करेंगे तो उतना फास्ट होता चला जाएगा। ये फास्ट ट्रैक है, इसमें जो आप क्लिनजिंग पर ज़्यादा जोर देते हैं, और ज़्यादा जोर देते हैं तो फिर वो पूरे अष्टांगिक मार्ग की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर ध्यान की घटना ज़्यादा होती जाती है। फिर वह मेधा प्रज्ञा जागती है, मेधा प्रज्ञा जो है सघन होने लगती है। तब संसार की व्यर्थता का बोध होता है। अब इसमें जो ज्ञान मार्ग भी सम्मिलित होता है ना, कि हम संसार में जी भी रहे हैं, यह भी देख रहे हैं, और फिर संसार की व्यर्थता का बोध हो रहा है, संबंधों की व्यर्थता का बोध हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि संबंधों को निभाना नहीं है। देखो, व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करता रहेगा, पारमार्थिक सत्य अपनी जगह है, व्यवहारिक सत्य अपनी जगह है ना। पारमार्थिक सत्य की तरह काम करेगा, उसके लिए साधना कंटिन्यू है, और व्यवहारिक सत्य जो है वो अपनी जगह काम कर रहा है ना। तो व्यवहारिक सत्य को भी अपनी जगह से निभाना पड़ता है। लेकिन संबंधों की व्यर्थता, संसार में जो भी कार्य व्यापार कर रहे हैं, इसकी व्यर्थता का पता चलता है। लेकिन यह भी पता चलता है कि अभी जो हमने जन्म लिया है, जन्म लेने का अर्थ है कि हमने रीएसोसिएशन, वापस से एसोसिएशन किया है इस शरीर के साथ, है ना। उस शरीर के साथ में मन फिर से जो है विकसित हुआ है। वो हमारी जो चेतना या वह आत्मिक अवस्था या जिस भी लोक में रहे हैं और शरीर के बीच में जो कॉम्बिनेशन हुआ, इस कॉम्बिनेशन से फिर से मन, भाव और बहुत सारी चीज़ें जो है वह वापस जो है पुष्पित पल्लवित हुई हैं। अब ये जब वापस पुष्पित पल्लवित हुई हैं, तो अब यहाँ पर जो है फिर इन चीज़ों को इस सारे परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ता है कि अब ये सारा कुछ जो है व्यर्थ है, लेकिन इस शरीर को और इसको अपने को संभाल के भी चलना है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमें पूरा गेम समझना है कि ये कैसा क्या है ना। हमारी फसावट कहाँ पर है, फसावट का मतलब एसोसिएशन, हमारी फसावट कहाँ पर है, कैसी कैसी फसावट है, उन सारी फसावटों को, हमारे आकर्षणों को समझना पड़ेगा। हमें लगता है कि हम इस जगत में कुछ पा सकते हैं, है ना, संबंधों में हम कुछ पा सकते हैं, धन में हम कुछ पा सकते हैं, इसमें कुछ पा सकते हैं। क्या धन व्यर्थ है? भाई जहाँ जिस चीज़ को, ये शरीर को जिया जा रहा है, वह धन व्यर्थ नहीं है, उपयोगिता है, लेकिन फिर भी व्यर्थ है। उपयोगिता भी है और व्यर्थ भी है।
मतलब ये एक अलग बात है। उपयोगिता है इसकी और उपयोगिता रहेगी, ये व्यवहारिक सत्य है। और तब भी व्यर्थ है। व्यर्थ का मतलब तब भी आपको इस शरीर में रहने तो उसका उपयोग तो करना ही पड़ेगा, उपयोग तो आपको करना ही पड़ेगा, तो तब भी व्यर्थ है। संबंध जो है, संबंधों को निभाना ही पड़ेगा, अच्छे बुरे जैसे भी संबंध है। अब देखिए ना, घर परिवार में जो है संबंध बहुत अच्छे हैं ऐसा तो नहीं होते हैं, संघर्ष चलता रहता है ना, वाद विवाद चलते रहते हैं, लेकिन साथ निभाते भी रहते हैं, निभाते भी रहते हैं ना भाई। और यह भी समझ में आता है अरे कहाँ फंस गए, क्या हो गया, क्या कर रहे हैं, लेकिन उसको निभाते भी हैं। तो यह समझना है कि संबंधों में से कुछ मिलता नहीं है ना, संबंधों से हमें वह चीज़ नहीं मिलेगी जिसे हम आत्मज्ञान या कुछ कहते हैं। लेकिन इसकी व्यर्थता का बोध जो होगा ना, वह बोध जो है हमें यह चीज़ क्लियर कर देगा कि हमें लगता है ना कि संबंधों से कुछ पाया जा सकता है, वह पाया जा सकता है जो अनश्वर है ना, जो कि परम है। परम को पाया जा सकता है संबंधों के माध्यम से। हर व्यक्ति जो है ना परम को पाने की कोशिश कर रहा है, किसी भी माध्यम से कर रहा है, ज़्यादा धन बटोरने के माध्यम से कर रहा है ना, या फिर जो है ज़्यादा आपका जो है सब संबंधों के माध्यम से, पद प्रतिष्ठा के माध्यम से, है ना, किसी भी चीज़ के माध्यम से जो पाने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअली तो परम को ही पाने की कोशिश कर रहा है ना। जो पाने की कोशिश है सदा परम को पाने की कोशिश है। ये हमें अंदर से अभी ऊपरी तल पर जो है ना, ऊपरी तल पे जो है, चित्त के तल पे जो हमें स्पष्ट नहीं है। हमें लगता है नहीं धन पाएंगे तो हमें आनंद मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, लेकिन धन के माध्यम से हम परम को पाने की कोशिश करें कि धन हो जाएगा या हो जाएगा, उसके बाद परम आनंद हो जाएगा, परम मुक्ति हो जाएगी। अब वो हमें अंदर से स्पष्ट नहीं है, ऐसा नहीं लगता, ऐसा हम बोलते नहीं है कि परम मुक्ति हो जाएगी, लेकिन अंदर से कहीं है उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद सुकून का जीवन होगा, मस्त रहेंगे, ये रहेंगे, और उसके बाद में फिर हम धर्म शुरू करेंगे और आत्मज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। और धन इसमें सहयोगी नहीं है, हम ऐसा नहीं कहते, धन सहयोगी है। आज आप लोग आए हैं, पहाड़ पर बैठे हैं, कुछ हैं या जैसे भी हैं, जो भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसमें उपयोगिता तो धन की है ना। व्यर्थता व्यर्थ इस तरीके से देखें, उपयोगिता के हिसाब से कोई पूरी तरह से कुछ व्यर्थ नहीं है, लेकिन उस हिसाब से कि वह जो है वहाँ जिस परम पद की बात कर रहे हैं वहाँ पर इन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं है, इन सबसे बाहर हो जाते हैं। सेपरेशन को जी रहे हैं तो सेपरेशन के साथ में व्यवहारिक सत्य हैं, ठीक है ना। और ये सब सेपरेशन जब प्रॉपरली डिजॉल्व होगा, देखिए प्रॉपरली कब डिजॉल्व होगा सेपरेशन, जब जो है शरीर छूटेगा, कुछ ना कुछ थिन परत रह जाती है। ये पिछली परिचर्चा हमारी हुई है, अब ये क्वेश्चन आया है उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। विश्वेश्वर जी का हांगकांग से हैं, उन्होंने हमने व्हाट्सएप पर जो है मैसेज किया है, शायद अभी यहाँ पर भी मैसेज किया है विश्वेश्वर जी ने, तो कि जो है बोले मेरा जो है केतु 12वें स्थान में नहीं है तो क्या मुझे आत्मज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता? हाँ, मतलब मेरा अंतिम जन्म नहीं हो सकता क्या? यह अंतिम जन्म नहीं हो सकता क्या कि मेरा तो केतु 12वें स्थान पे नहीं है? और आपने मतलब जो कहा, मतलब कल हमने कहा कि केतु यदि आपका 12वें स्थान पर भी है तो भी 100% चांस नहीं है कि आप जो है उस परम मुक्त अवस्था में पहुंच जाएंगे, यह तो आपका अंतिम जन्म है, ऐसा नहीं है। केतु आपका 12वें स्थान में है, उसके बावजूद आपका एक आध जन्म और हो सकता है, 1 जन्म 2 जन्म आपके और हो सकते हैं। केतु भले 12वें स्थान में है आपका, तब भी हो सकता है, क्योंकि यदि कोई आकर्षण आपके कुछ ज़्यादा बचे हुए हैं, किसी आकर्षण को, किसी ऐसी चीज़ को आप संभाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा संभाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उससे गुथे हुए हैं, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अपनी कुछ किसी विकार को जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, और वो विकार कहीं ना कहीं आंशिक रूप से बच जाता है, वह बच जाता है, तो फिर जो है केतु 12वें स्थान पर होने के बावजूद 1 आध 2 जन्म और हो सकते हैं। अब इनका कहना है कि मेरा केतु 12वें स्थान पे नहीं है तो क्या मुझे और जन्म लेना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आपकी साधना उस स्तर पर यदि जाती है, उस स्तर पर जाती है और सचमुच में साधना को वहाँ तक आप ले जाते हैं, तो संभव है कि यह जन्म आपका अंतिम जन्म होगा। केतु 12वें स्थान पर नहीं है तो आपकी साधना परम स्थिति पे नहीं जा सकती, ऐसा नहीं है ना। तब भी ऐसी संभावना है कि साधना उस स्तर पे जा सकती है जहाँ पर जो है हमारा यह अंतिम जन्म हो सकता है और परम मुक्ति हो सकती है, ठीक है ना। रोली चौधरी जी कहती है भ्रामरी भी सिखाइएगा। भ्रामरी देखिए यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है, बाकी चीज़ें
वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। ये तो हम एक स्टेप की तरह यूज़ करते हैं ना भस्त्रिका को, वो हैपनिंग के द्वारा होता है कि भाई यह चीज़ आई तो हो रही है, हम यह स्टेप जो है ना उसका मेथड में उसके हिसाब से हम करते हैं। झरना जी जुड़ी हैं, विजय पांडे जी क्या बोल रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड में कौन सा पैटर्न एक्टिव होगा ये कौन डिसाइड करता है, क्या ये मेंटल बॉडी से आता है? विजय पांडे जी का प्रश्न है कि सब कॉन्शियस माइंड में जो है बहुत सारे पैटर्न हैं। अब जो सतह पर जो आएगा कौन सा पैटर्न हैक करेगा ये कौन तय करेगा? इसको तय करने के बहुत सारे कारक हो सकते हैं कि भाई आप जिस समय जहाँ मौजूद हैं और बाहर कोई घटना घट रही है, वो घटना आपको प्रभावित कर रही है, तो उससे रिलेटेड कोई पैटर्न अंदर है तो पैटर्न तुरंत एक्टिवेट होकर सरफेस पर आ जाएगा, उसकी उदीर्णा होगी और जो है वह हैक कर लेगा और फिर वहाँ पर वो अपडेट होगा, या तो निर्जरा होगी या अपडेट होगा। भाई दो ही तो ऑप्शन है ना, या तो उसकी निर्जरा होगी या अपडेट होगा। और निर्जरा कब होगी? यदि हम समता की भाव दशा से उस पैटर्न को देख रहे हैं, उस पैटर्न में एक्टिवेट हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, उसे हम देख रहे हैं, हम उसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, तो फिर जो है वह उसकी निर्जरा हो जाएगी। और बाय द वे हम उसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं तो जो कुछ घटेगा उसके साथ में तो वह अपडेट होकर के वापस जो है सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो बाह्य परिस्थितियाँ हैं, सबसे ज़्यादा तो इसमें बाह्य परिस्थितियाँ ही रहती हैं कि कौन सी परिस्थितियाँ हैं हमें प्रभावित कर रही हैं, या फिर जो है शाम को कोई पैटर्न ऑपरेट हो रहा है लेकिन दोपहर को कोई घटना घटी है, दोपहर को कोई ऐसी घटना घट रही है जो हमें मथ रही है और शाम को भी वह मथ ही रही है। भाई घटना तो बीत गई है लेकिन मथ रही तो उससे रिलेटेड पैटर्न एक्टिवेट है ही है, या कुछ थोड़ी देर के लिए हमें इन्वॉल्व कहीं हुए थे कि दूसरी जगह तो दूसरा हो गया, फिर वापस रिलैक्स मतलब उससे बाहर हुए तो फिर ये फिर से वापस हावी हो गया पैटर्न, क्योंकि वह चीज़ जो है थोड़ा उसका इम्प्रिंट ज़्यादा हो गया तो वह ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। तो इम्प्रिंट कितना गहरा है ना, तो वह जो कुछ दिनों तक उससे रिलेटेड पैटर्न जो है बराबर वो सरफेस पर आता रहेगा, क्योंकि इम्प्रिंट उसका गहरा है तो बार बार हैक करता रहेगा। और जो वो बोलता है जो अपना कोई भी समस्या हो गई, दुर्घटना हो गई या कोई भी बुरी घटना घट गई, तो कोई है ना, कोई भी ऐसा घाव हुआ है मन में, तो उसका इलाज क्या है? समय जो है ना, समय मरहम है बोलते हैं, समय मरहम है कि मतलब कोई दुर्घटना भी घटी है तो समय के साथ में दुर्घटना वह दुख जो है कम हो जाते हैं, दुख जो है समय के साथ में कम हो जाते हैं। समय एक मरहम है। समय एक मरहम का मतलब क्या होता है कि आप समय के भीतर जी रहे तो फिर अब नई घटनाएं आएंगी, तो नई घटनाएं आपको प्रभावित करती रहेंगी तो यह जो इसका तल नीचे जाता रहेगा और यह जो है यह प्रभाव जो है, यह इम्प्रिंट जो है धीरे धीरे निचले तलों पे जाता जाएगा। मतलब मन के बहुत सारे तल होते हैं ना, तो निचले तलों में शिफ्ट होता जाएगा, निचले तलों में वह प्रभाव शिफ्ट हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड के। तो वह निचले तलों में शिफ्ट हो गया। अब जो है जो सामने में जो प्रभाव पड़ रहे हैं, जो परिस्थितिगत जो संयोग है, संयोग के संघात होते हैं। भाई आप यहाँ पर हैं तो बहुत सारे संयोग हैं, है ना, सृष्टि का पूरा संयोग यहाँ पर है, बहुत कुछ घट रहा है सृष्टि में और इसका संघात बिंदु आप हैं, भाई केंद्र है मतलब उसमें संघात पड़ेगा। संघात किसका पड़ेगा? समस्त संयोगों का पड़ेगा, जितने भी संयोग हैं एक्टिवेट हैं। भाई आप यहाँ हैं तो पूरी सृष्टि तो पूरी हलचल में है ना, इस सृष्टि में सब कुछ घट रहा है और उसका संघात जो है आपके केंद्र पर पड़ेगा, क्योंकि आप एक केंद्र हैं और हर केंद्र पर पड़ता है। जहाँ पर भी केंद्र है उस पर लगातार संघात पड़ रहा है ना, हर क्षण उस पर संघात पड़ रहा है, संघात पड़ते जा रहे हैं। और वो संघात जो है इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि केंद्र है, तो सारे संयोगों के संघात उस पर पड़ रहे हैं और वो संघात जो है उसे प्रचालित कर रहे हैं, उस केंद्र को प्रचालित कर रहे हैं। थोड़ी अटपटी बात है, इसको हम बीज डाल रहे हैं आपके भीतर में, ये धीरे धीरे करके आपको स्पष्ट हो जाएगा। भले आपको भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन यदि आपने सुन लिया ना तो धीरे धीरे अनफोल्ड होते जाएगा और बहुत ज़बरदस्त एक ऐसी चीज़ पता चलेगी आपको, इतनी मिरेकुलस चीज़ पता चलेगी आपको धीरे धीरे। अरे महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कभी ना कभी अनफोल्ड हो जाएगा यार, कि जो आप यह जिस क्षण में है हियर एंड नाउ जो है अनंत संयोग है, सब घट रहे हैं, जो कुछ घट रहा है सब संयोग है ना, और सबका संघात जो है
आप पर पड़ रहा है क्योंकि आप केंद्र हैं, है ना। चंद्रमा पर भी यदि कुछ घट रहा है तो उसका संघात जो है आप पर पड़ रहा है। किसी दूर तारे पर भी कुछ घट रहा है, उसका संघात आपके केंद्र पर पड़ रहा है, क्योंकि सब एक ही हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन आप किसी सेपरेशन को जी रहे हैं और सब बहुत सारे केंद्र हैं, वननेस भी है और एक सेपरेशन भी है। सारे सेपरेशन के बावजूद वननेस है, और सारी वननेस के बावजूद आप किसी सेपरेशन को कैरी कर रहे हैं, किसी केंद्र को जो है आप लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर जो है केंद्र को लेकर चल रहे हैं का मतलब क्या है कि आप किसी सेपरेशन को लेकर चल रहे हैं का मतलब क्या है कि आपने जो है कुछ अलग कुछ चीज़ें क्रिएट की हुई हैं, कुछ अलग क्रिएट किया हुआ है। तो क्रिएट किया हुआ है तो बाह्य जो ऊर्जाएं हैं, बाह्य ऊर्जाएं तो इसको अपना प्रभावित करेंगी ना, कि ऊर्जाएं तो सब आपस में जुड़ी हुई है ना, एक दूसरे को धकिया रही हैं, एक दूसरे से संघर्षण में हैं। तो वो सारी ऊर्जाएं जो हैं और सारे मतलब जैसे अब किसी सेल्स में कोई चीज़ घटती है तो मन को तुरंत समाचार मिलता है ना, एक कहीं से जुड़ा हुआ है ना। तो कहीं पर कुछ भी घट रहा है, चंद्रमा पर कुछ घट रहा है तो वो आप तक वो चीज़ पहुंच जाएगी ना, क्योंकि बीच में कोई गैप थोड़ी ना है, वो दिख रहा है गैप। ऊर्जा ही ऊर्जाएं, सब जगह ऊर्जाएं हैं और सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो अनंत में कहीं भी कुछ भी घट रहा है तो फिर उसमें जो है वो सब ऊर्जाएं हैं यहाँ पर, और सारी ऊर्जाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जितने भी संयोग घट रहे हैं उसका संघात जो है हर केंद्र पर पड़ता है। आप पर पड़ेगा मतलब यह है कि हर केंद्र पर पड़ता है। आप जो कुछ करते हैं उसका संघात सब पर पड़ता है, और कहीं पर कुछ भी हो रहा है उसका संघात आप पर पड़ता है। इसलिए बहुत ही यह मामला ऐसा है कि आपको जो परिवेश है ना बहुत प्रभावित करता है। इसलिए बोलते हैं ना कि आपको जो है साधना कहाँ करनी चाहिए, अनुकूल जगह देख करके साधना करना चाहिए। अरे यहाँ की एनर्जीज बड़ी निगेटिव हैं, यहाँ साधना में वो बात नहीं बन रही, अरे उधर बहुत अच्छी एनर्जी थी, चलो उधर चल के साधना करते हैं। ऐसा क्यों होता है ना। या फिर कुछ लोग हैं, अरे भाई इसमें एक दो लोग निगेटिव आ गए हैं, उनकी एनर्जी बड़ी डिस्टर्ब कर रही है। ऐसा भी होता है ना। संघ में बड़ा ध्यान रखा जाता है कि कोई निगेटिव एनर्जी है तो निगेटिव एनर्जी यदि न रहे तो ठीक रहेगा, यदि वो रहेगी तो डिस्टर्ब करेगी, बाकी की एनर्जी को डिस्टर्ब करेगी, वह सहजता, वह सरलता, वह गहराई नहीं आ पाएगी। तो ये चीज़ें क्यों काम करती हैं, क्योंकि जो है कोई भी एनर्जी, कोई भी केंद्र है उसके माध्यम से कोई एनर्जी यदि निकल रही है तो वह हर केंद्र पर संघात डालेगी। तो हम कहते हैं कि वह दूर से संघात डाले तो बीच में बहुत सारे और बैरियर्स हैं तो वो छन जाएगी, कुछ उसका प्रभाव कम आएगा। उन चीज़ों से हम दूर होना चाहते हैं। तो यहाँ पर अनंत केंद्र है, अनंत केंद्र है और अनंत ऊर्जा है। ऊर्जा तो वही है, ऊर्जा तो एक ही है, लेकिन उसमें अनंत केंद्र हो गए हैं। तो केंद्र के कारण ऊर्जा के पैटर्न बन गए हैं। हर केंद्र कर क्या रहा है, ऊर्जा के पैटर्न्स को जो है वह आकर्षित कर रहा है और मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, ऊर्जाओं को प्रचालित कर रहा है अपने ढंग ढर्रे से। हर केंद्र जो है ऊर्जाओं को अपने ढंग ढर्रे से प्रचालित करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे हमारी जो बीइंग है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी है का मतलब क्या हुआ कि मतलब अनंत ऊर्जा नहीं है, एक फॉर्म है। फॉर्म कैसे बना, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हमारी बीइंग एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो फॉर्म ऑफ एनर्जी बनी कैसे। वह जो केंद्र है, वह केंद्र जो आसपास की ऊर्जाएं हैं उन्हें मैनेज कर रहा है, कुछ ऊर्जाओं को अपने कब्जे में लेकर के उनको उनके पैटर्न्स बना रहे। कब्जे में लेने का मतलब ऊर्जा तो प्रवाहित हो रही है, वो ऊर्जा है, ऊर्जा तो स्थिर नहीं हो सकती ना। जो गतिमान है वह ऊर्जा है, जो प्रवाहित है वह ऊर्जा है। तो वह ऊर्जा जो है वह प्रवाहित हो रही है, तो अब वो जो है दूर चली जाएगी, दूर न जाए तो उसको क्या करना पड़ेगा, किसी पैटर्न में डालना पड़ेगा। मतलब घूम करके वह वापस आए, घूम करके वह वापस आए। तो उस ऊर्जा को हम घूम कर अपना यूज़ करते रहेंगे। यहाँ गोल गोल को चक्कर लगाओ भाई। जैसे वो बिजली विभाग वाले, बिजली बोर्ड वाले जो कंपनीज हैं ना, बिजली पैदा करने वाली, इलेक्ट्रिसिटी वाली, वो क्या करती हैं कि जो बड़े बड़े वो ऐसे सर्किट्स बनाते हैं या ऐसे कुछ करते हैं ना, जो क्या पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन या कुछ ऐसी कंपनियां हैं, पूरी दुनिया में ऐसी कंपनियां होंगी जो पावर ट्रेडिंग करती हैं। वो जो ऊर्जाओं को बांटती हैं और जो ऊर्जा अतिशेष रह जाती है उसको क्या करते हैं, उसको जिसको बचाना है, जिस ऊर्जा को बचाना है, अभी कंज्यूम नहीं हो रही है, जिसको बचाना है तो उसको किसी सर्किट में घुमाते रहते हैं। तो घुमाते रहने से बचेगी, हालांकि वहाँ पर जो है पूरी नहीं बचती है, उसमें 2-3% ड्रेन हो जाती है, कुछ ना कुछ ड्रेन होती है, लेकिन ज़्यादातर बच जाती है, उसको सर्किट में घुमाना पड़ता है। तो फिर हमारा केंद्र क्या करता है, इन ऊर्जाओं को पकड़ता रहता है और इन्हें किन्हीं सर्किट्स, कोई सर्किट बना देता है, उन सर्किट में घुमाता रहता है। तो ये सर्किट हमारे संस्कार हैं, ठीक है ना। कुछ भी घट गया तो ऐसा क्यों घटा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो अब ऐसा होना चाहिए का जब आग्रह बनता है
तब हम जो ऊर्जा को जो है उस सर्किट में मूवमेंट में डाल दिया हमने, उस मूवमेंट में डाल दिया। अब क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भैया तो होगा ही सेपरेशन के साथ में, तो होगा तो मतलब यह है कि फिर हमें उसे डिसॉल्व करते भी आना चाहिए। इस सर्किट को कैसे हम तोड़ें? साधना क्या है? संस्कारों की उदीर्णा हुई, मतलब कोई पैटर्न जो है ना, वह अब पैटर्न बहुत नीचे के तल पे चला गया है अंदर, वह उदीर्णा हुई का मतलब वह ऊपर आएगा, ऊपर आएगा मतलब वह जो है बहुत कम ऊर्जा में उसको कैरी ऑन कर रहा है ना, एक छोटे रूप में। उदीर्णा हुई मतलब अब ऊपर के तल पे आया, ऊपर के तल पे आया मतलब ऊपर के तल की और ऊर्जा को सक करके पैटर्न बड़ा हो गया, उसकी एक्टिविटी स्ट्रांग हो गई, और ऊपर के तल पे आया, और ऊपर के सरफेस पर आ गया यदि, है ना, फ्रंट पे आ गया, तो फ्रंट पे जो ज्यादा ऊर्जा कहाँ पर इकट्ठी है? फ्रंट में, सरफेस में। तो सरफेस की ज्यादातर ऊर्जा को सक कर जाएगा और वो पैटर्न बड़ा हो जाएगा, है ना, और ऊर्जाओं को पी गया। अब वो पैटर्न जो है बड़े लेवल पे खेलेगा, अब वो खेलेगा, उसका खेल चालू हो गया। तो खेल चालू हो गया, आप उसके साथ एसोसिएट हैं, मतलब आप उसे फीड कर रहे हैं। भाई आपने उस पर इंटेंशन दिया तो उसकी फीडिंग स्टार्ट हुई, तो फिर वो फीडिंग हुई तो नीचे के तल से ऊपर के तल पे आया, और तल पे, और बहुत सारे तल है मन के, तल के नीचे तल, तल के नीचे तल, तल के नीचे तिल, है ना, तल तलातल, है ना फिर अंत में रसातल। तो वह जो है वो तल जो है ऊपर उठता गया, उठता गया, उठता गया, उठता गया, और जो है सरफेस पर आ गया, सतह पर आ गया। सतह पर आ गया तो वो पूरा प्राणवान हो गया। और प्राण कौन है? आपके प्राण है, वह आप ही दौड़ रहे हैं। बहुत गौर में देखेंगे तो उस पैटर्न में आप ही दौड़ रहे हैं, आप फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, है ना, तो आप ही दौड़ रहे हैं। तो एनर्जी का मतलब है कि उन ऊर्जाओं को वो कर रहे हैं, और मतलब जहाँ केंद्र का अर्थ है कि हम जहाँ इंटेंशन देंगे वह ऊर्जा, जो हमारी बचाई हुई ऊर्जाएं हैं, वह ऊर्जा उससे ज़्यादा मिलेगी। हम ऊर्जाओं को एक मैनेज करें, केंद्र के माध्यम से ऊर्जाओं को मैनेज कर रहे हैं। और अंततः क्या है कि फिर हम उनको निकालते रहते हैं कि भाई उदीर्णा हो, और हम उस पर फिर जब सतह पर आ जाएगा हम उस पर रिएक्ट ही नहीं करेंगे, एसोसिएट ही नहीं होंगे। वो घूमेगा घूमेगा, जब उस पर इंटेंशन देंगे ही तो फिर क्या होगा? वो पैटर्न डिसॉल्व हो जाएगा, उसको फीडिंग नहीं होगी ना भाई, वह ऊर्जा जो है वो कंज्यूम हो जाएगी ना भाई। वो गोल गोल घूम रहा है तो खर्च हो रही है ना, खर्च हो रही है, हम उसको सपोर्ट दे नहीं रहे। ऐसा भी हो सकता है कि वह जो है ऐसा ना घूम करके सीधी हो जाए, ऊर्जा बाहर निकल जाए, है ना। वो सर्किट टूट गया, सर्किट टूट गया तो फिर वो डिसॉल्व हो जाएगी ना। सर्किट टूटना चाहिए ना। आप एसोसिएट नहीं है तो उसका सर्किट टूटने के चांस बन जाते हैं। एसोसिएट है मतलब आपका एसोसिएशन जो है वह इस बात का ख्याल रखता है कि सर्किट को बराबर घुमाओ, सर्किट टूटना नहीं चाहिए। टूट जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, टूट जाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, टूट जाएगा तो हम मर जाएंगे। ये सर्किट टूट जाएंगे तो हम मर जाएंगे। भाई सर्किट कोई भी है तो उसके बीच में कोई केंद्र होगा ना। वो केंद्र कौन है? आप हैं। मतलब सर्किट ऐसा नहीं है कि यह ऐसा सर्किट है और मैं देख रहा हूँ, जी नहीं, आपके चारों तरफ सर्किट है और आप बीच में हैं। जितने भी पैटर्न हैं जो ऑपरेट हो रहे हैं उसके केंद्र में, सबके केंद्र में आप हैं। केंद्र कॉमन है और सर्किट्स बहुत सारे हैं। ये आज आप समझ लीजिए, ये कुछ मिरेकुलस बात हो रही है, मिरेकुलस बात हो रही है, हैपनिंग हो रही है कि वह जो है वह केंद्र आप हैं, और जो सारे सर्किट्स हैं सबकॉन्शियस माइंड के केंद्र एक ही है, और वो सर्किट जो है सब आपके चारों तरफ हैं, और सारे सर्किट आप ही संभाल रहे हो। केंद्र के कारण ही संभले हुए, भाई केंद्र ही संभालता है ना। एक पत्थर है, पत्थर को टूट के बिखर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसमें कोई केंद्र है, और केंद्र उसे संभाले हुए। केंद्र में है ना एक आकर्षण शक्ति है, मतलब उसे संभाले है ना आकर्षण शक्ति। हम जो है किसी उसको बोलते हैं नहीं ये सही है, नहीं है गलत है, आग्रह है। इस आग्रह से हम उस पैटर्न को संभाले हुए है ना। और वैसे ही जो कोई पत्थर है, पत्थर में कोई केंद्र है तो कोई गति है, कोई ऊर्जा है, कोई आकर्षण है ना, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं ना। गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिस धरती की है तो वैसे हर पत्थर की भी, हर चीज की अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वह पत्थर ऐसा बना हुआ है। यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा तो पत्थर अपने आप टूट जाएगा। मतलब वह जो है आकर्षण कहीं कमजोर पड़ गया इसलिए टूट गया। तो फिर दो केंद्र बन जाएंगे, उसमें दो केंद्र बन जाएंगे ना। वो केंद्र उसे संभालेगा, वह केंद्र उसे संभालेगा। वही कहते हैं कि वो आत्माएं स्प्लिट होती थी, ऐसे स्प्लिट होती है, दो आत्माएं हो गई। एक पत्थर टूट गया तो उसमें दो केंद्र हो गए ना, मतलब दो आत्माएं हो गई। भाई कण में भगवान है, मतलब केंद्र जो है सब में है, और वह ऊर्जा सब में है, और सब कुछ उसमें है कि नहीं। केंद्र भी उसमें है और ऊर्जा भी, ऊर्जा से ही तो बना है ना सब कुछ। भाई जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब ऊर्जा के ही तो फॉर्म है, और उसी से जुड़ के ये जो अणु बने, अणु से ही पदार्थ बने और सब कुछ बना है, तो वो ऊर्जा का ही फॉर्म ना, चाहे ऐसा चाहे वैसा।
तो ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न है वो पैटर्न हमारे द्वारा क्रिएटेड कैसे कि जैसे हम केंद्र हैं और हम सब संभाल रहे हैं उसको, मतलब कॉमन एक केंद्र होगा। जैसे आप जो है एक कॉपी लीजिए, ठीक है ना, मैं ऐसे बहुत सारे कागज लीजिए, एक छोटा कागज, एक उससे बड़ा कागज, एक उससे बड़ा कागज, एक उससे बड़ा कागज, एक उससे और सबको बड़े बड़े अच्छे से जमा लीजिए ना, बड़े अच्छे से जमा लीजिए, मतलब उसको सेंटर में रहेगा, जो सबसे छोटा और सेंटर में रहेगा, सबसे छोटा और सेंटर में रहेगा, सबसे छोटा और सेंटर में रहेगा, बिल्कुल ऐसा जो है ना बराबर उसमें रह जाएगा। अब जो है उसमें एक होल बनाइए, एक अच्छी सुई लेकर के होल बनाइए, और होल बनाएंगे तो सारे जो कागज को छेदते हुए वो होल अपना नीचे तक चला गया है ना, और वहाँ पे वो सुई फंस गई है। और जो है सबका केंद्र कौन सा हो गया, एक ही हो गया, वो सुई है और सबका केंद्र एक ही हो गया, ठीक है ना। और अब जो है वो सुई उसको संभाले हुए है। अब जो है इसको ऐसे गोल गोल घुमाएंगे भी उनको, तो सुई तो अंदर फंसी हुई है, केंद्र बना हुआ है, और जो है वह उसी के आसपास वो घूमेगा। हालांकि उदाहरण कंप्लीट नहीं होते हैं, इसे हम कुछ शायद कुछ छोटा मोटा इशारा कर पा रहे हैं, वो पूरी बात स्पष्ट नहीं हो रही है, लेकिन केंद्र एक है, यह हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे पैटर्न है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बड़ा है, कोई बड़ा है, और बड़ा छोटा हो जाता है। यदि उसको फीडिंग कम हो जाती है तो वो छोटा हो जाता है, और जिसकी फीडिंग बढ़ जाती है तो वो बड़ा हो जाता है, मतलब वो बड़ा होकर के ऊपर के तल पे आने लगता है, सरफेस पर आने लगता है। फीडिंग कम हो जाती है तो फिर मतलब उस पर ध्यान देना कम करते हैं तो वह छोटा 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 होकर के वो निचले तल पे चला जाता है। इस प्रकार से जो है अवचेतन मन के सारे पैटर्न्स जो है काम करते रहते हैं, है ना, सारे पैटर्न्स काम करते रहते हैं। और ये जो है यह जो केंद्र है, यह केंद्र जो है कैसे विसर्जित होगा, मतलब हम जो है जब तक सर्कल है, यही प्रश्न आ रहा था आपका, ये केंद्र कैसे विसर्जित होगा, है ना। तो केंद्र कैसे विसर्जित होगा, यह जो सर्कल है, इस सर्कल की आपने फीडिंग बंद कर दी, किसकी, जिसकी उदीर्णा हुई है, जो सरफेस पर है, सरफेस पर है, वो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, जिसको आप ज्यादा महत्व दे रहे हैं, वो सरफेस पर है। सरफेस पर है मतलब वह जो है ज्यादा बड़ा पैटर्न है, ज्यादा एक्टिवेट है। वहां पर आपने बस करना यही है, साधना का मतलब यही है कि जो हो रहा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है। वही हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि सब हो रहा है, ये बात समझ में ही नहीं आ रही कुछ लोगों को। अब नहीं आ रही तो हम क्या कह रहे हैं, नहीं आ रही समझ, तो सब हो रहा है, तो हो रहा है और जाना जा रहा है, मतलब हमको जो है इसकी फीडिंग नहीं करनी है भाई, एक्टिवेट तो है वह, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, मतलब जाना जा रहा है, उसके लिए इंटेंशन अलग से नहीं है, उसी में ही है, इनबिल्ट है। जैसे सब हो रहा है, सब हो रहा है में जाना भी जा रहा है, वह हमारा स्वभाव है, स्वभावगत तरीके से जाना भी जा रहा है। तो जाना भी जा रहा है और कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है उसमें। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा, फीडिंग हो गई। हम कंसंट्रेशन का विरोध क्यों करते हैं कि यदि ध्यान राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। अभी कंसंट्रेशन करोगे मतलब फीड कर रहे हो, फीड करोगे ना उसको, तो उसको और ऊर्जाएं मिलती रहेंगी, उनको उसको और ऊर्जाएं दे रहे हो। तो यदि आप उसमें कंसंट्रेशन नहीं करोगे, ठीक है ना, तो एकाग्रता नहीं होगी। एकाग्रता यदि नहीं होगी तो क्या होगा, उसे उसकी फीडिंग बंद हो जाएगी। और आपने बिल्कुल तटस्थ भाव से सब जाना जा रहा है, सब हो रहा है और कुछ नहीं कर रहे हो, तो जब उसकी फीडिंग होगी ही नहीं, तो वह थोड़ी देर प्ले करेगा तो मतलब वहाँ पर रिलीविंग हो जाएगी, राइट रिलीविंग होगी, राइट रिलीविंग, फिर से उसको जी लिया गया। और वह पैटर्न बना इसलिए था क्योंकि उस समय आपने उसको ठीक से नहीं जिया था, जैसा प्रतिसंवेदन होना चाहिए था उस समय, वैसा प्रतिसंवेदन आप नहीं कर पाए तो मन में बैठ गई बात। मन में बैठ गई बात का मतलब उसका कोई पैटर्न बन गया कि अब मैं जो है इसको कभी उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं कि अरे इसका ऐसा हो जाए, मैं इसको कल बताऊंगा कैसा होगा, वैसा होगा, यह सही था या गलत था या फलाना था या ऐसा था। मतलब ये सब क्या है, ये सब ये है कि आपने जो है वह उसकी फीडिंग स्टार्ट कर दी है ना, उसको ठीक से जिया नहीं, तो अब इसको दोबारा कभी जिएंगे, तो दोबारा कभी जिएंगे। इसलिए जो है जब भी कोई ऐसी घटना घटती है बाहर में जो उससे रिलेटेड होती है, तो वो उठ के सामने आ जाता है कि भाई मुझे जियो, भाई उस समय ठीक से नहीं जिया था, मुझे जियो। और फिर कुछ घटा और फिर से ठीक से नहीं जिया गया, होशपूर्वक नहीं जिया गया, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, समतापूर्वक नहीं जिया गया, प्रतिसंवेदन से नहीं जिया गया, तो फिर वो अपडेटेड होकर के फिर वापस चला जाएगा। और यदि प्रतिसंवेदन के द्वारा जिया गया, सहजता से जिया गया, से है ना, जैसा जीना चाहिए वैसा जिया गया है ना, और उसमें जो है उसमें हम यह हुआ कि उसमें हम जो है उसको फीड नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार से हम उसे एसोसिएट नहीं हैं, समता पूर्वक सिर्फ जान रहे हैं, जानना हो रहा
हो रहा है तो फिर वह जो है पैटर्न डिजॉल्व हो जाएगा और वह प्ले प्रॉपरली दिखेगा। प्ले क्या होगा? वह प्ले तो होगा, जब जितनी ऊर्जा है उतना तो प्ले करेगा ना, वह प्ले प्रॉपरली दिखेगा। वो प्ले प्रॉपरली जब दिखेगा तो उसकी रीलिविंग हो जाएगी, राइट रीलिविंग हो जाएगी और फिर वह जो है ऊर्जाएं डिसॉल्व हो जाएंगी। मतलब वह जो वो सर्किट टूट जाएगा, सर्किट जो है टूट जाएगा, सर्किट टूट जाएगा तो वह ऊर्जा किसी अन्य जगह पे चली जाएगी। ऊर्जा प्रवाह है, अब सर्किट में नहीं रहेगी तो आगे बढ़ जाएगी, वो आगे बढ़ गई और वो पैटर्न डिसॉल्व हो गया। फिर अगला हुआ, वह उभरेगा। अब भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, विपश्यना में कहते क्या है कि भाई उदीर्णा हो रही है और अपना समतापूर्वक जानते रहो, निर्जरा हो रही है, उदीर्णा हो रही है, समतापूर्वक जानते रहो, निर्जरा हो रही है। यही तो बोलते हैं ना भगवान बुद्ध। तो यही तो बात है, और कौन सी बात है कि वह उसकी उदीर्णा होती जाएगी और जो है आप समतापूर्वक जानते रहेंगे, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, आपने कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो फिर वह जो है वह डिसॉल्व होता जाएगा। डिसॉल्व हो जाएगा मतलब ऊर्जा मुक्त हो गई, ऊर्जा मुक्त होकर कहीं चली गई है ना, कहीं कहाँ जाएगी? ब्रह्मरंध्र पे जाएगी। और कहाँ जाएगी? वो जाएगी ब्रह्मरंध्र को, ब्रह्मरंध्र को से निकलने की कोशिश करेगी, है ना, और अपना जो है निकलने की, बाहर निकल जाएगी ब्रह्मरंध्र से। तो ऐसे होते जाएगा, निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, ठीक है ना। और ये जैसे जैसे निकलेगी तो फिर डिवाइन एनर्जीज और जो स्वाभाविक ऊर्जाएं हैं, है ना, मतलब डिवाइन एनर्जी का मतलब स्वाभाविक ऊर्जाएं हैं, वह ऊर्जाएं फिर से अन्य एक मार्ग है ना, वो मार्ग जो है मूलाधार और गुदाधार के बीच में है, वहाँ से जो प्रवेश करेगी, प्रवेश करके कुंड से होते हुए जो सुषुम्ना नाड़ी में जाएगी, सुषुम्ना नाड़ी से 7 चक्रों से अलाइन होती 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 ऊपर जाके ब्रह्मरंध्र से निकलेगी। फिर ये बड़ा साइकिल चलेगा। ये छोटे छोटे साइकिल जब निकलने लगेंगे ना, ये डिसॉल्व होते जाएंगे तो फिर बड़ा साइकिल होगा। फिर जो सहस्त्रार एक्टिवेट होता है, यह होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऊर्जाओं का प्रवाह महसूस होने लगता है, अन्य चक्रों पर महसूस होने लगता है। मतलब ऊर्जा जो राइट अलाइनमेंट में आ रही है, वो मन के चक्कर से मुक्त हो रही है, सबकॉन्शियस माइंड के चक्कर से। चक्कर ही तो है ना, गोल गोल चक्कर, सर्किट है ना, सर्किट है ना, वह उन सर्किट से जो है छूटेगी तो फिर इधर जाएगी तो फिर ये सारे चक्र जो है वो राइट अलाइनमेंट में आएंगे, फिर उसमें ऊर्जाएं महसूस होंगी। तो इस प्रकार से ऊर्जा जो है उसका प्रवाह सहज होता जाएगा, सहज होता जाएगा। फिर ये जो फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब केंद्र पूरी तरह से, कोई पैटर्न बचा ही नहीं, गोल चक्कर कोई बचा ही नहीं बचा तो फिर केंद्र भी नहीं बचा। भाई केंद्र बचने की पहली शर्त क्या है? केंद्र कब हो सकता है, सेंटर कब होगा? जब परिधि होगी। भाई कोई सर्किट होगा तभी तो केंद्र ना होगा। अब सर्किट है ही नहीं, कोई वर्तुल है ही नहीं, है ना, कोई घेरा है ही नहीं, कोई परिधि है ही नहीं, तो केंद्र कहाँ से होगा? केंद्र है ना, परिधि होगी तब तो केंद्र होगा। अब परिधि विसर्जित होगी तो केंद्र कहाँ से होगा? तो फिर जो है यदि सारी परिधियां विसर्जित हो गई, परिधियों को विसर्जित होना है, परिधियों को विसर्जित होते ही केंद्र को विसर्जित नहीं करना पड़ता, विसर्जित हो जाता है। इसलिए जो बात कहते हैं ना, ये कई लोगों को समझ में नहीं आती। हम कहते हैं कि आत्मा को भी विसर्जित होना पड़ेगा। भाई आत्मा के साथ आप कोई अवधारणा जोड़ रहे हैं ना, अवधारणा जोड़ रहे हैं, मतलब किसी परिधि को आप निर्मित कर रहे हैं ना। भाई कोई भी अवधारणा किसी परिधि को ही तो फॉलो करती है, किसी परिधि को निर्मित करती है। अवधारणा परिधि को निर्मित कर रही है, कोई भी अवधारणा है वो किसी न किसी परिधि को निर्मित कर रही है, सीधी सी बात है। तो अवधारणा है, यदि आत्मा क्या है, तो आत्मा ऐसी, आत्मा वैसी है, तो अवधारणा है ना। वो आपने इधर से पढ़ा, इधर से सुना, इधर से बात की, आपके लिए तो अवधारणा है ना। भाई वो सच है या झूठ है मैं थोड़ी कह रहे हैं, आपके लिए तो अवधारणा है ना, आपके लिए तो सत्य नहीं है ना। तो फिर आपके लिए अवधारणा है, तो मतलब यदि कहीं अवधारणात्मक रूप में यदि आत्मा है तो उसे विसर्जित होना चाहिए। आत्मा का विसर्जन का मतलब क्या कह रहे हैं हम? अवधारणात्मक रूप में यदि कहीं आत्मा है तो उसे विसर्जित होना चाहिए। अवधारणात्मक रूप में यदि कोई परमात्मा है तो विसर्जित होना चाहिए। परमात्मा एक बहुत सुंदर इशारा गढ़ा गया है उस अनंत, असीम, निराकार, निर्गुण का। अब अवधारणा है आपके पास परमात्मा की, तो वो क्या निर्गुण है? वही आपके पास अवधारणा है परमात्मा की, तो निर्गुण कैसे होगी? उसमें कोई ना कोई गुण आपने डाल रखा है ना, और कुछ आपने अवधारणा डाल रखी है, अवधारणा डाल रखी है, मतलब आपने परमात्मा का भी कोई ना कोई आकार तो तय किया हुआ है। भाई परमात्मा के बारे में यदि आप कुछ वो कह रहे हैं तो किसी न किसी अवधारणा के को ही पुष्ट कर रहे हैं ना। हो सकती है बहुत बड़ी हो, बड़ी विराट अवधारणा हो, लेकिन अवधारणा ही हुई ना। विराट अवधारणा भी अवधारणा ही है, मतलब उसकी कोई परिधि है, विराट है, लेकिन परिधि है। अनंत और असीम तो नहीं है ना। अनंत, असीम, परिधि रहित। अनंत असीम का मतलब क्या है? परिधि रहित। वहां परिधि नहीं हो सकती। जहां परिधि नहीं होगी वहां केंद्र नहीं होगा। तो आप परमात्मा की अवधारणा को भी यदि जी रहे हैं
तो आप किसी केंद्र को जी रहे हैं, आत्मा के अवधारणा को जी रहे हैं, तभी भी किसी केंद्र को जी रहे हैं, है ना। अंततः केंद्र विसर्जित होना चाहिए। यह जो बहुत गहरी चीजें हैं, ये बहुत गहरी चीजें हम देना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, और यह चीज यदि ठीक से नहीं क्लियर हुई ना तो केतु 12वें स्थान में भी रह जाए, अंतिम जन्म नहीं होने वाला है। और यह चीज आपको समझ में आ गई तो केतु 12वें स्थान में न भी हो तो फिर मुक्ति तो तय है, मुक्ति तो तय है। यह बात दरअसल जो है ना बहुत ज्यादा चल रही है। बार बार लोग कहते हैं ना कि केतु 12वें स्थान में है, नहीं है, केतु का क्या है क्या है क्या है, तो हम कह रहे हैं चलो भाई ये बात कर ही लेते हैं केतु वाली, केतु के 12th हाउस है ना, केतु का 12th हाउस क्या है, कैसा है, ये हम इस चीज को अब अनफोल्ड हो रही है। अब भाई हमारे पास ये चीजें आ रही है, बार बार प्रश्न के रूप में आ रही है। कोई कॉल कर रहा है, कोई व्हाट्सअप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ऐसे पूछ रहा है, वैसे पूछ रहा है, तो भाई कभी ना कभी तो हम हैपनिंग हो ही जाएगी ना, उसके बारे में हम खोलेंगे ही चीजें, ठीक है ना। विजय पांडे जी को धन्यवाद दे दो, इनके क्वेश्चन के कारण बहुत कुछ हो गया आज, है ना, बहुत कुछ मिल गया। मेरा एक क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन है तो उठाइए, बोलिए। अनकॉन्शियसली हम सांस रहे तो एनर्जी अंदर नहीं जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? मतलब कॉन्शियसली इफ वी आर टेकिंग द ब्रेथ, उसके साथ प्राण शक्ति भी अंदर जाता है। अगर हम कुछ और सोच रहे हैं एंड श्वास ले रहे हैं तो प्राण शक्ति अंदर नहीं जाएगा, ऐसा मतलब? अरे भाई, श्वास कैसे भी ले रहे हैं तो प्राण तो शक्ति है ना, शक्ति तो जा रही है। यदि ब्रीथ पैटर्न आपका गड़बड़ है, ठीक है ना, तो वो जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जिससे हैक्ड है, वो उसको एनर्जी आ रही है। वो बीच में जो है जैसे पाइपलाइन जा रही है ना, तो पाइपलाइन में कोई क्या करता है, छेद लगाता है, उसमें अपना पाइप जोड़ता है, उधर अपनी मोटर लगाता है और अपना पानी को खींच लेता है। तो मतलब वह जो है किसी कौन से चक्कर पे जा रही है, किस चक्कर पे जा रही है, कहाँ रुक रही है, कौन से पॉइंट पे जा रही है, और वहां से वो पैटर्न जो है उसे सक कर ले प्राण को। यह बात जो है कई लोग समझना चाह रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे होता है कि वो करेगा तो पहले ब्रीथ को हैक करेगा, सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न जो है पहले ब्रीथ को हैक करेगा, तब जो है वो कॉन्शियस माइंड को भी हैक कर लेगा, और तब वो आपको ऑपरेट कर रहा होता है। ये हम बार बार कहते हैं ना, तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि आपका पैटर्न आपको हैक करके आपको ऑपरेट कर रहा है, आपको ऑपरेट कर रहा है। लोगों को समझ में नहीं आता भाई, ब्रीथ को हैक किया तो ब्रीथ को हैक करके उस पॉइंट तक ले जाएगा ना, जिस पॉइंट पे वो पैटर्न बैठा है, जहां से उसकी फीडिंग होनी है, और वहां से आकर के जैसे वो प्राण आया उसको पूरा का पूरा पी जाएगा, ज्यादातर हिस्से को वो पी जाएगा, वो फीड करेगा ना भाई, उसे आप फीड करते हैं। आप फीड करते हैं का मतलब आप जो है कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली जैसा भी कर रहे हैं वह ऑपरेट हो जाने के बाद कर रहे हैं, मतलब फीड इस हिसाब से कर रहे हैं कि यदि वह ब्रीथ पैटर्न है आपका, वो उथला ब्रीथ पैटर्न है, मतलब वो काम का ब्रीथ पैटर्न अलग है, लोभ का अलग है, सबके अपने अपने सेंटर है ना, तो अब वो पैटर्न जिस जगह का है वो ब्रीथ को वहीं तक ले जाएगा जहां पर वो मौजूद है, जहां पर उसका जो है ना वो सकिंग पॉइंट है, वहां तक ले आएगा और वहां से सक कर लेगा उसे, प्राण को। प्राण तो आप ऐसी ले रहे हैं या वैसी ले रहे हैं, प्राण तो प्राण है, वो तो शक्ति है ना, प्राण तो शक्ति ही रहेगा ना, और वह जब वो उस जगह पे ले जाएगा और उसे सक कर लेगा, वहां वो अपने को फीड कर लेगा। ऐसी फीडिंग है ना। हाँ चलो, ये भी आज क्लियर हो गया। लोग बोलते हैं कि फीड करता है तो कैसे करता है पूरी लोग टेक्नोलॉजिकली, क्योंकि विज्ञान का जमाना है भाई, सब कुछ वैज्ञानिक तरीके से समझाना पड़ेगा, है कि नहीं। नाभि तक नहीं जाता तो हमारी कहीं ना कहीं, हाँ, नाभि तक श्वास जाती है तब सहज हो जाती है ना, श्वास पूरी गहरी सांस का है, नाभि तक जाएगी, नाभि के थोड़ा और नीचे तक जाएगी, थोड़ा और नीचे तक जाती है, तब सहज श्वास है। तो ब्रीथ जो है बिल्कुल धीमी जाएगी और गहरी जाएगी, धीमी जाएगी बाहर आएगी, और ब्रीथ जो है ना उसका काउंट कम हो जाएगा, जैसे पर मिनट वाला काउंट होता है ना, तो गहरी सांस में उसका काउंट बहुत कम होने लगता है। सहज व्यक्ति की जो ब्रीथ है बहुत कम चलती है ना। और एक्चुअली तो आप जोर से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ओके, सो बाय अभी हियर एंड नाउ रह के श्वास के ऊपर अगर ध्यान दिया, देन वो पूरा एनर्जी सिस्टम हमारा पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा और पैटर्न ब्रेक होगा। देखिए, यदि आप श्वास आ रही है और जा रही है ना, और उसके प्रति आप अवेयर हैं, आप तो थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछिए, ऐसा नहीं है। श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, वो तो अपने से आ रही है और जा रही है, और आप उसके प्रति, श्वास के प्रति अवेयर हैं। तो श्वास कब चल रही है, भूतकाल में चल रही है कि भविष्यकाल में चल रही है? प्रेजेंट मोमेंट, है ना, हियर एंड नाउ, प्रेजेंट में नहीं। जब भूत और भविष्य नहीं तो प्रेजेंट भी नहीं होता,
है ना। जब भूत और भविष्य नहीं है तो कोई प्रेजेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। ये भी वहम है, वो भी झूठ है, भूत भी झूठ है, भविष्य भी झूठ है, प्रेजेंट भी झूठ है। हियर एंड नाउ, है ना, अभी और यहीं। तो अभी और यहीं हैं आप। यदि ब्रीथ कब चल रही है, अभी और यहीं। ब्रीथ कब है, हियर एंड नाउ है। और इसके साथ है, यदि ब्रीथ के साथ आप सजगता में हैं, ब्रीथ को जाना जा रहा है, इसको एक पद्धति की तरह लिया गया है ना, साधना पद्धति की तरह लिया गया है कि ब्रीथ आ रही है, जा रही से जाना जा रहा है, इसे जाना जा रहा है। तो ये विपश्यना की पूर्व तैयारी में अनापान, है ना, अनापान सती योग ऐसा कहते हैं ना इसे। अना और अपान, श्वास और प्रश्वास, अना और अपान, श्वास और प्रश्वास, है ना। तो यह जो आ रही है और जा रही है, तो आ रही है और जा रही है और इसे जाना जा रहा है ना। इसे जाना जा रहा है तो आप हियर एंड नाउ हैं। हियर एंड नाउ है तो हियर एंड नाउ में यदि आप बने रहते हैं तो फिर वो जो दौड़ है यहाँ आपको अच्छा लगने लगेगा। तो मतलब मन का क्या है कि जहाँ अच्छा लगता है उस जगह पे बार बार आता है ना। तो अब भूत और भविष्य से ये अच्छा लगने लगे यदि, इसलिए साधना यदि प्रायोरिटी हो जाए आपकी, है ना, और यह आपको अच्छा लगने लगे। शुरू भाई मन का ही सहारा, तो मन को तो पटाना ही पड़ेगा ना। मन को पटाए बगैर काम बनता नहीं है ना। तो मन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पटा रहा है। मन को कौन पटा रहा है? मन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पटा रहा है। मन के एक हिस्से में मतलब इन्फ्लुएंसेस, बहुत सारे रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस होते हैं ज्यादातर, है ना। राइट इन्फ्लुएंसेस बहुत कम होते हैं। तो सदगुरु क्या है? वो भी इन्फ्लुएंस ही तो है ना। सदगुरु कौन है? इन्फ्लुएंस है, राइट इन्फ्लुएंस है, लेकिन, है ना, वो जो है आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है हियर एंड नाउ के लिए, ठीक है ना। तो हियर एंड नाउ में यदि आप आ रहे हैं, इस सहजता में आप आ रहे हैं और यहाँ आपको अच्छा लग रहा है, तो वो आपको बता रहा है कैसा अच्छा लग रहा है ना, इसमें मजा आ रहा है ना। हाँ, कंटिन्यू। वह भी आपको पटा रहा है ना। वो आपके उस हिस्से को जो है बिल्ड कर रहा है, उस हिस्से को जो है लीड कर रहा है ना। और आपको वह हिस्सा आपका मन का, वह सदगुरु ने उस हिस्से को कैप्चर कर लिया है। अच्छा, गुरु के प्रति संदेह पैदा होता है। गुरु के प्रति कई बार बहुत ज़्यादा संदेह पैदा होता है, बहुत ज़्यादा क्रोध पैदा होता है, गालियाँ निकलती हैं, होता ही है। ऐसा कोई भी सदगुरु नहीं हुआ कृष्ण के हो। अभी ऐसा है, जब कृष्ण मौजूद थे या जब बुद्ध मौजूद थे, बुद्ध के शिष्यों क्या है, कितनी आलोचना करते थे। बुद्ध के पीछे इतनी आलोचनाएं किया करते थे। अरे बुद्ध के शिष्य जो है ऐसे हवा में उड़ते थे भाई, पानी पे चलते थे। बहुत सिद्धियां थी बुद्ध के शिष्यों के पास में। और बुद्ध जहां भी देखते थे उनको बुलाते थे, उनकी आलोचना करते थे कि तुम भटके हुए हो, तुम ऐसा। और उनको लगता था देखो इनको तो कोई सिद्धि है नहीं, से बोल के बस बकवास करते हैं, ज्ञान पिलाते हैं। न ये हवा में उड़ सकते हैं, न पानी में चल सकते, और हमको बोलते हैं कि तुम भटक गए हो। अरे तुम यदि तुम्हारे पास कुछ है तो तुम भी हवा में उड़ के बताओ ना। हम तो हवा में उड़ के बता रहे हैं, हम पानी पे चल के बता रहे हैं। हाँ, बहुत सिद्धियां थी, बहुत सारे शिष्यों के पास बहुत सिद्धियां थी बुद्ध के पास में। और कई बार उन्होंने जब वो देख लेते थे तो फिर अगले सेशन में उनकी क्लास लगती थी। खड़े हो जाओ, तुम क्या कर रहे थे, क्या मदारीगिरी कर रहे थे, क्या नौटंकी कर रहे थे, और सबके सामने तुम मदारीगिरी कर रहे थे, नौटंकी कर रहे थे, ये कर रहे थे। तो क्या होता है, वो तो छोड़ो, ऐसे भी जो है ऐसा कोई शिष्य ढूंढना मुश्किल है जो गुरु को मनी मन गालियां ना देता हो, या, है ना, या थोड़ा बहुत विरोध न करता। अरे ये फालतू बात करते, देखो ये कैसा करते। गुरु को ऐसा करना चाहिए, गुरु ऐसा चलना चाहिए, गुरु को ऐसा खाना चाहिए, गुरु को ऐसा पहनना चाहिए, गुरु को ये करना चाहिए। कोई शिष्य ऐसा नहीं है जो गुरु में खामियां ना निकाल सकता हो और गुरु को मनी मन गालियां ना देता हो। बाहर भले न दे, मनी मन गालियां ना देता हो, पीठ पीछे गालियां ना देता हो। ऐसा शिष्य ढूंढना मुश्किल है, असंभव है। अब एक बार कई जगह पर लिमिट के बाहर बात चली जाती है, और लिमिट के बाहर कई बार बात इसलिए चली जाती है कि उसने ज्यादा चोट कर दी आपके ऊपर। गुरु ने यदि ज्यादा चोट कर दी कि इसका काम बन जाए, करुणावश इसका ज्यादा काम बन जाए, या मुक्त हो जाए, है ना, तो उसके लिए जो है ज्यादा गहरी चोट कर दी और वो चोट भारी पड़ गई और आपने अपने को बचाया और वहां से भागे। बचाने का तरीका क्या होता है? गुरु के विरोध में चल जाओ, गुरु को गालियां देने लगे, गुरु को गलत साबित करो। गुरु को गलत साबित करके आप अपने आप को सही साबित कर सकते हो। और वो जो चोट है जो आपको तोड़ रही है, आपके व्यक्तित्व को तोड़ रही है, जो आपको गलत साबित कर रही है, आपको उसको बचाना है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं। तो अपने आप को सही साबित करना, अपने आप को सही बचाने के लिए गुरु का विरोध करना बहुत जरूरी है। इसलिए गुरु का विरोध होता ही है। गुरु को मन ही मन गालियां दी जाती है और गुरु में खामियां ढूंढी जाती है। गुरु आज इतने बजे उठा, क्या का गुरु है?
इस तरीके से खा रहा है, गुरु है, गुरु के लक्षण है ये। इस तरीके से चल रहा है, गुरु के लक्षण है। ऐसी बात करता है, गुरु के लक्षण है, हैं? गुरु में जगह जगह खामियां ढूंढी जाती हैं। इसलिए हम उनको गलत नहीं कह रहे हैं कि वो जो ऐसे गुरु हैं ना, जो 24 घंटे में एक बार आएंगे, आधा एक घंटा दर्शन देंगे, वो गलत नहीं है, क्योंकि फिर आप उनमें खामियां ढूंढना चालू कर दोगे। और जो है आपका जो है पता चला कुछ गुरु तो ऐसे हैं कि हफ्ते में एक आध बार ही मिलेंगे, 2 बार मिलेंगे, वो आधा घंटा मिलेंगे, दूर से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि नहीं तो आप उसमें मानवीय लक्षण ढूंढना चालू कर दोगे। अरे मानवीय लक्षण है, ये काय का गुरु है, इसमें तो मानवीय लक्षण है ना। अरे भाई जब ये बोलते हैं तो बड़ा गजब का बोलते हैं, और जब अपना इनके साथ हम रहते हैं तो बड़े ऑर्डिनरी बात करते हैं, बड़े ऑर्डिनरी है तो फिर तो। और जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं, वाह वाह क्या बात है। और हम तो इनके साथ में रह के आए हैं, तब हमने देखा है जब बोलते हैं तब तो गजब की बात है, जब नहीं बोलते हैं तब तो हम देखा है कि ऐसे ही है, मतलब ये ऐसे ही है, मतलब ये ऐसे ही है, ऐसे ही नहाते हैं, ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, जैसे हम खाते हैं वैसे ही खाते हैं ये भी, बल्कि वो हम ज़्यादा अच्छा खाते ढंग से खाते हैं, ये हमारे ढंग से भी नहीं खाते, है ना। हम जो है ज़्यादा अच्छे से चलते फिरते हैं, हम ज़्यादा अच्छे से रहते हैं, ये वैसे रहते भी नहीं। हमारा रूम ज़्यादा अच्छा रहता है, इनका रूम भी उतना अच्छा नहीं रहता। हमारे कपड़े ज़्यादा अच्छे धुले रहते हैं, इनके कपड़े उतने अच्छे धुले नहीं रहते। हमारी बॉडी ज़्यादा साफ़ सुथरी और अच्छी रहती, इनकी बॉडी उतनी अच्छी नहीं रहती, है ना। तो गुरु में जो है वो सारी बुराइयाँ निकालेंगे, और बुराइयाँ निकाल के क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को बचा रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को बचा रहे हैं, और व्यक्तित्व से मुक्त होना है ना। व्यक्ति जाएगा तभी समष्टि प्रकट होगी ना। तो सेपरेशन से डिजॉल्व करना है, वो सेपरेशन को बचा लेते हैं। सेपरेशन को बचाने का तरीका है गुरु में खामियां ढूंढो, फिर गुरु की देशना को गलत बताओ कि अरे इसकी देशना भी गलत होगी, हमने तो देखा है बाजू से रहकर, है ना, बिल्कुल मानवीय है ये, तो ऑर्डिनरी मैन है ये तो यह भी ये ऑर्डिनरी मैन है, तो मतलब इसकी देशना भी ऑर्डिनरी होगी, भले कितना सुंदर बोलता हो, कितना बढ़िया बोलता हो, है ना, गजब की बातें बोलता है, लेकिन नहीं, गजब की बातें बोलने दो इसे, लेकिन ये है ऑर्डिनरी मैन, लेकिन है यह ऑर्डिनरी मैन। लेकिन हम तो तब भी इस तरीके से ही जी रहे हैं कि जो है कॉमन मैन की तरह आपके साथ बैठेंगे, ये करेंगे, ऑर्डिनरी मैन वाले सारे रवैये भी करेंगे। तो हमारी फकीरी तो यही बोलती है, हम ऐसे ही करेंगे। इसमें होगा यह क्या हो जाएगा कि बहुत सारे लोग जो है उनका रेजोनेंस जो बैठ रहा था थोड़ा थोड़ा, वो टूट जाएगा और वो दूर हो जाएंगे। तो दूर हो जाएंगे, इससे क्या है, इससे एक संघ बनेगा अच्छा वाला, कि ऐसे लोग जिनका मन जो है ज़्यादा घिरा हुआ है ऐसे प्रवृत्तियों से, जिनकी मुक्ति जो है अटक सकती है, और वो जिनकी ऐसी मुक्ति अटकती है ना, दूसरों को भी अटकाते हैं। ये बड़ी बुराई है। जो खुद अटकता है ना, तो वो अपने साथ 4 लोगों को जोड़ना चाहेगा। 4 लोगों को क्यों जोड़ेगा? कि उसे लगेगा कि नहीं हम सही हैं, देखो ये गलत है, हमारे साथ ये भी सबूत है, ये भी गवाह है, ये भी फलाना है, ये भी ठिकाना है, हमने ये देखा, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, वो उस तरीके से चलेगा। तो बाय द वे ये लोग यदि दूर होते हैं, बाहर होते हैं, तो बाद में संघ छोटा हो जाएगा, बड़ा संघ नहीं बनेगा। ये छोटा जो संघ बनेगा ना, इसमें क्वालिटी ज़्यादा होगी। वही इनमें ये जो छोटा संघ होगा ना, ये सरेंडर वाला संघ होगा, इनमें समर्पण घट रहा होगा और घट जाएगा, क्योंकि ये टूटने के लिए तैयार होंगे। शिष्य कौन है जो टूटने के लिए तैयार है? जो टूटने के लिए तैयार नहीं, वो शिष्य है ही नहीं। वो बोलता है गुरुजी, अरे बोल रहे हो गुरुजी गुरुजी बोल रहे हैं, आप भी गुरुजी बोल रहे हो, आप हमारे शिष्य थोड़ी ना, शिष्य थोड़ी ना घटा है, और हम तो दीक्षा देते नहीं, दीक्षा तो हम देते नहीं। शिष्य तो जब घटेगा घटेगा, रहे आओ संग साथ में, साल 2 साल 5 साल, जब घटेगा तब घटेगा, नहीं घटेगा तो नहीं घटेगा। शिष्य तो घटेगा ना, शिष्य तो घटना है, मामूली घटना थोड़ी ना है। वो घटेगा तो पूरी अस्तित्व नाचेगा, पूरी सृष्टि उत्सव मनाएगी कि एक कोई शिष्य घटा। शिष्य तो घटा किसी में, आज एक शिष्य पैदा हुआ। जिस दिन शिष्य पैदा होगा, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात जो है आनंदोत्सव मनाएगी कि आज कोई शिष्य तो घटा, आज एक नया शिष्य का आविर्भाव हुआ इस जगत में, है ना। तो शिष्य तो एक बड़ी घटना है। तो जो है वो छोटा संघ भी बनेगा, तो उसमें समर्पण होगा, तो फिर वो जो छोटा संघ है वो प्योर संघ होगा। अब बुद्ध के साथ, बुद्ध के संघ के कितने लोग छोड़ के गए उनको, महावीर के संघ के कितने लोग छोड़ के चले गए उनको, और कितनी आलोचना करते रहे। तो वह तो सब संसार तो ऐसे ही चलता है ना। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो साधक तो हैं, हम ये नहीं कहते वो साधक है, लेकिन वो ऐसे साधक है कि संसार का प्रभाव उनमें ज्यादा है,
ठीक है, उनकी साधना कैसी हुई, लेकिन संसार का आकर्षण और प्रभाव ज्यादा है और अभी वो टूटने के लिए तैयार नहीं हो। कहते हैं हम टूटेंगे जी थोड़े समय के बाद में, भविष्य में, अभी नहीं टूटेंगे। और जो समर्पण है जिसके जीवन में, वो कहता है कि टूटना है जी गुरुजी, कल क्यों तोड़ रहे हो, अभी क्यों नहीं तोड़ रहे हो, अभी तोड़ो ना। अरे गुरुजी काहे देर लगाते हो, अरे सबके सामने तोड़ो ना, वाट लगाओ ना, कब लगानी है वाट, जल्दी तोड़ो, जल्दी फोड़ो, जल्दी तोड़ो। तो वह टूटने के लिए तैयार है, वह टूटने के लिए तैयार है अभी और यही, क्योंकि भविष्य में नहीं तोड़ा जा सकता ना। भविष्य में आपको कैसे तोड़ेगा सदगुरु, सदगुरु तो वर्तमान में ही तोड़ेगा। और जब भी तोड़ेगा, वही हम कह रहे थे कि जो है रिट्रीट, झेन रिट्रीट हो जाए। फिर वही कहा कि झेन रिट्रीट के लिए लोग तैयार हैं या नहीं है। झेन रिट्रीट तो बिल्कुल, झेन का मतलब है कि वो कुछ विचार ही नहीं करता। झेन गुरु जो है वो विचार ही नहीं करता कि आपका क्या हो रहा है, क्या अच्छा बुरा, कि आपको बुरा लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है, कि वैसा लग रहा है, कि आपकी इज्जत जा रही है, कि क्या हो रहा है। वो तो बिल्कुल सब तोड़ फोड़ का ही कार्यक्रम रहता है। झेन गुरु जो है बस पहुंचे और उसने तोड़ा, पहुंचे और दिया बत्ती उसने वो वेट ही नहीं करता। इधर शिष्य पहुंचा और उसने हमला किया उसके ऊपर में, शिष्य आया और हमला किया। तो वहां पर तो यह है, जैन गुरु के पास में जो शिष्य जाते हैं, मतलब जो शिष्यत्व के लिए जाते हैं, मतलब शिष्य नहीं बोलना चाहिए ना, शिष्यत्व तो घटेगा। जो विद्यार्थी बोलो, विद्यार्थी जाते हैं, विद्यार्थी बोलना चाहिए हम लोगों को ना। तो जैसे कोई विद्यार्थी गया उनके पास में और वो तुरंत अपना उस पर हमला करते हैं, तो उसमें 100 में से 99 भाग जाते हैं। जैन तो ऐसी चीज है, 99 भाग जाते हैं, कोई एक बचता है। और एक बचता है तो बड़ा खुश होता है, हाँ बस तेरे लिए तो था, मैं बैठा था वो गया, बहुत अच्छा हुआ, तुझ पे काम हो सकता है ना। तो एक एक करके कुछ थोड़े बहुत हीरे बचते हैं, 150 हीरे बचते हैं, है ना, हजारों लाखों में कुछ 150 हीरे बचते हैं। और जो है वो जैन गुरु यही कहता है कि मेरे को 150 हीरो पे ही काम करना है, बस इन्हीं को तलाशने के लिए आया हूँ मैं। भाई मैं तो जौहरी हूँ ना, मेरा काम हीरे तलाशना है, मेरा काम वो लोहे की हथौड़ी और लोहे का फलाना और लोहे का वो बनाने का काम मेरा धंधा थोड़ी ना है। उसके लिए दूसरे लेवल के लोग बैठे हैं ना, उसके लिए भी गुरु बैठे हैं जो लोहे पे काम करते हैं। एक लेवल ऊपर उठाएंगे, फिर एक लेवल ऊपर उठाएंगे, एक लेवल ऊपर उठाएंगे। सृष्टि में तो सब कुछ मैनेज है ना, वो भी साधक है, वैसा नहीं कि साधक नहीं है। वो साधना की शुरुआत उनमें भी होगी, लेकिन उनके गुरु दूसरे ना, नीचे तल का गुरु मिलेगा ना उनको गुरु मिलेगा, नीचे तल का गुरु मिलेगा। अब ये जो झेन वाली बात है, तो ये तो बोलेगा कि भाई जो हीरा नहीं है वो खिसक जाए, मैं तो वही वाला है ना, मेरी मार वो वाली मार रहेगी, है ना, मैं तो पहुंचते ही छिलना चालू कर दूंगा, छिलते जाऊंगा, छिलते जाऊंगा, छिलते ही जाऊंगा। नहीं समझ में आएगा, यहाँ से भी गड़बड़ तो और छिलूंगा। हाँ, कोहिनूर कितना बड़ा पत्थर था, कितना बड़ा पत्थर था, और हीरा कितना बड़ा बना, इतना बड़ा बना। हाँ, 10% भी नहीं है, मालूम है ना। हाँ, मतलब वो जबकि पूरा वही हीरा था, वो बन भी गया होगा सुंदर। बोले नहीं नहीं, यहाँ बात नहीं जम रही है, यहाँ पर छोटा सा वो क्रैक दिख रहा है, यहाँ तोड़ो इसको, और इसके साथ में ये अच्छे वाले को भी मिटाना पड़ेगा, मिटाओ इसको भी मिटाओ, ये करो, तब जाके कोहिनूर बना। ठीक है ना। तो कोहिनूर ऐसे नहीं बनता है ना, बड़ी कीमतें चुकानी पड़ती है। तो यह है कि एक्चुअली सदगुरुओं के पास ठहरना थोड़ा मुश्किल काम है। बाकी निचले तल के गुरु जो है तो वही बहुत उपलब्ध कराता है, और वहाँ पर ठहरना आसान है। तो वहाँ पर आपको लाखों लोग हमेशा मिलेंगे, क्योंकि उस तल की काम हो रहा है। वहाँ काम नहीं हो रहा है ऐसा नहीं, वहाँ काम हो रहा है, वहाँ जो है काम हो रहा है साधकों पर। उस तल पर उनको ग्रोथ दी जा रही है, धीरे धीरे करके उनको अगले तल पे भेजा जा रहा है। अगले तल पे वो जाएंगे, है ना, फिर फिर से जन्म लेंगे, फिर अगला जन्म लेंगे, फिर अपना उनको फिर उस तल का गुरु मिलेगा, फिर वहाँ साधना करेंगे, फिर अगला वो विकास करके फिर अगला जन्म लेंगे, फिर उसको अगले तल का गुरु मिलेगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप अस्तित्व सबके प्रति कृपावान है, क्योंकि सब तो परमात्मा ही है ना। अस्तित्व में नियम है, दला है, ऐसा नहीं है कि किसी के, सबके लिए गुरु हैं, सबको गुरु मिलेंगे, उनके योग्य गुरु मिलेंगे, लेकिन है ना। और यदि वो गलत गुरु के आकर्षण में चले गए, गलत गुरु कौन है, यदि सदगुरु के पास में कोई ऐसा शिष्य जिसकी पात्रता नहीं वहां पहुंच गया, तो उसके लिए तो गलत गुरु है ना सदगुरु। ऐसा शिष्य जो है जिसकी पात्रता भी विकसित नहीं है, छोटे गुरु के लायक है, और सदगुरु के पास गया, ऊंचे गुरु के पास पहुंच गया, तो उसके लिए तो गुरु है ही नहीं। वो तो उसका है ना, उसका कोई रेजोनेंस बैठना ही नहीं है वहां पे। कैसे रेजोनेंस बैठेगा उसका वहां पर? तो वह जो है वहां से निकलना ही चाहिए उसे, क्योंकि उसको तो नीचे के तल पे जाना है ना। जिस तल को वो कैरी ऑन कर रहा है, जिस तल को जी रहा है, उसी तल का तो गुरु मिलेगा ना, उसी के साथ वो रह सकता है।
वही रेजोनेंस बिठा सकता है। ऊंचे तल के गुरु के साथ जबरदस्ती रेजोनेंस नहीं बिठाला जा सकता। एक प्राइमरी के स्टूडेंट को आप जो है एमएससी की क्लास में बिठा दो, हाँ, उसका रेजोनेंस वहां नहीं बैठेगा और वो एमएससी क्लास में पहुंचेगा अभी नहीं, समय है। प्राइमरी पास करेगा, मिडिल पास करेगा, हाई स्कूल पास करेगा, है ना। अब जो हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी क्या क्या बोलते हैं, फिर जो है आपका जो है ना, ग्रेजुएशन करेगा, फिर उसके बाद में ही तो एमएससी में जाएगा ना, पहुंचेगा वहां पर भी, पीजी के लिए वह भी पहुंचेगा, लेकिन ये पूरी स्टेप्स क्लियर करके ही तो पहुंचेगा ना। तो इस प्रकार की बात होती है। पात्रता होनी चाहिए बोलते हैं ना। पात्रता का क्या अर्थ है? भाई आपकी जो पात्रता है तो आपको उपलब्ध कराएगा। आप बोलोगे कि मेरी पात्रता यह है और मेरे को जो है मैं लोहा हूं और जौहरी मेरे को बनाए, नहीं जी, आप लोहे हो तो आपको बनाएगा, आपके लिए जो है लोहार बनाया गया है। और लोहार भी एक कारीगर है, लोहार कोई गलत थोड़ी ना है। लोहार एक बहुत अच्छा कारीगर है और बड़े लोहे के बहुत अच्छी चीजें बनाता है और बहुत उपयोगी चीजें बनाता है। लोहार बिल्कुल गलत नहीं है ना। सोनार बिल्कुल गलत नहीं है, चांदी और वो सोने का काम करता है, वह भी बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल सही काम करता है वो, है ना। अपने तल का जैसा काम वैसा करता है। और जौहरी अलग है, वह हीरो का काम करता है। भाई सब अपना अपना धंधा करेंगे ना, अपना अपना काम करेंगे ना, जिसका जो है वो करेगा। अब जो है लोहा बोलेगा नहीं जी मेरे को जौहरी बनाए, तो भैया जौहरी अभी आपको जो है आपको लोहार के पास जाओ, है ना। अगले तल में जो है आप का विकास हो जाएगा, तब इस पे आओगे, तब ये का काम करेगा, तब ये काम करेगा, तब ये काम करेगा, जब इस तल पे आओगे तब होगा। तो वहां से रेजोनेंस टूट ही जाएगा। यदि कोई सदगुरु के पास में किसी आकर्षण में, अब ये आकर्षण क्यों पैदा हो जाते हैं? अब ये जो है वर्चुअल जगत है ना, क्या इंटरनेट का जगत है ना, वर्चुअल मीडिया का जगत है, तो इसके माध्यम से भैया पहुंच जा रहे हैं। भाई हम भी तो पहुंच ही रहे हैं ना सबके पास में। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रेजोनेंस जो है वो टेम्पररी फील होने लगता है, टेम्पररीली रेजोनेंस जो है फील होने लगता है। अब वो रेजोनेंस जो है जो टेम्पररीली फील हो रहा है, वह जो है जैसे ही थोड़ी साधना आगे बढ़ेगी तब पता चलेगा ये तो बड़ा कठिन मामला है, तो वह रेजोनेंस टूटना चालू हो जाएगा, तब वह रेजोनेंस टूटना चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार की बात है। प्रश्न तो आए हैं बहुत सारे ना। केतु 12th हाउस में नहीं है तो भी क्या मोक्ष मिलता है? ये हमने बता दिया। बीसू जी, आप में से किसी का क्वेश्चन है कि यहाँ से कोई उठाए? स्वामी जी जो तोड़ने की बात करी है ना, वो अहम तोड़ने की बात हो रही है ना। भाई अहम को तोड़ने की बात, अहम मतलब आप सेपरेशन, हाँ, अपने अहम के बचाने के लिए तो इतनी कोशिश कर रहा है ना, वो छोड़ हाँ हाँ हाँ। अहम का मतलब है कि हमने जो सारे फॉर्म क्रिएट किए हैं ना, कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, या मैं हूँ, या मैं हूँ, या मेरा है, या ऐसा है, मैं मेरा का जो पूरा जोड़ है, उसमें हमारी अवधारणाएं भी आती हैं, है ना। अहम में बहुत कुछ आ जाता है, हमारी अवधारणाएं भी आती है, और अवधारणागत रूप से ही तो होता है ना। इसमें देखो व्यवहारिक अवधारणाएं भी आती हैं, पर पारमार्थिक अवधारणाएं भी आती हैं ना। व्यवहारिक अवधारणा भी काम करेंगी, नहीं जी ये मकान मेरा है, अरे मेरा नहीं है मकान, ये तो सबका है, तो फिर काम नहीं बनेगा आपका। और सबका है तो सब लोग आके रहने लगेंगे, आपके लिए जगह नहीं बचेगी वहां पर, ठीक है ना। तो फिर अवधारणाएं तो हैं वहीं पर, इसीलिए विवेक शब्द का उपनिषदों में और सब जगह प्रयोग आता है ना। विवेक, प्रज्ञा, विवेक, विवेक का अर्थ यही है कि पारमार्थिक सत्यों को पारमार्थिक सत्यों की तरह जानना पड़ेगा और उनका उपयोग करना भी पड़ेगा, ठीक है ना। और व्यवहारिक सत्य को व्यवहारिक सत्य की तरह, पारमार्थिक सत्य को पारमार्थिक सत्य की तरह, ठीक है ना। और एक्चुअली आप बहुत धीमे बोलते हैं ना, एक बोर्ड लेके खड़े हो जाइए कि जोर से बोलिए। हाँ, मेरा दोनों नॉस्ट्रल्स नहीं, क्वेश्चन करिए। व्हाट इज योर क्वेश्चन? इफ बोथ द नॉस्ट्रल्स आर ओपन 24/7, अच्छा, then what is the state of sushumna is opened, or what it means? देखिए यदि नोस्ट्रल तो दोनों ही ओपन रहते हैं, ये आपका वहम है। नोस्ट्रल जो है दोनों ओपन रहते हैं, एक जो है ज्यादा प्रभावी होता है, कम प्रभावी होता है, ठीक है ना। सूर्य नाड़ी चल रही का मतलब है कि दाहिना स्वर आपका ज्यादा चल रहा है और बायां स्वर कम चल रहा है, इसको कहते हैं सूर्य नाड़ी चल रही है, बायां स्वर 0 नहीं हो गया है, बहुत कम चल रहा होता है ना। जब चंद्र नाड़ी चल रही है तो मतलब यह हो गया कि आपका बायां स्वर ज्यादा चल रहा है और दाहिना स्वर जो है कम चल रहा है। सुषुम्ना नाड़ी का अर्थ है कि दोनों सम में चल रहे हैं। तो क्या दोनों हमेशा सम में चलते हैं, है ना।
दोनों हमेशा यदि सम में चल रहे हैं तो हमेशा सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा हो रहा है तो फिर वह उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे, डाइजेशन वगैरह नहीं हो सकता, है ना। बीच में सूर्य नाड़ी का चलना जरूरी है ताकि आपने जो भोजन किया है वह उसका डाइजेशन हो सके। सुषुम्ना नाड़ी यदि चल रही है तो उसके साथ में जो है वो सूर्य क्रिया भी होनी चाहिए, मतलब जो है भोजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसमें आहार की जरूरत नहीं होना चाहिए, पर आप इंटैक्ट कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है कि पानी पी लें आप, बस बहुत एक स्थिति में तो पानी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पानी पी लिया तो फिर उसमें थोड़ा चल जाता है, एडजस्टेबल है थोड़ा बहुत पानी, लेकिन भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है वहाँ पर ना। जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तब जो है उसी स्थिति में भोजन से बाहर हो जाना चाहिए, सूर्य क्रिया हो जानी चाहिए। सूर्य से जो है आप सीधे सीधे आप एनर्जी ले लें सूर्य क्रिया के माध्यम से, और भोजन नहीं होना चाहिए। लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा, ये सिर्फ ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है ना। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों चल रही होती हैं भाई, उसका एक काल होगा वह चलेगी, उसका यह काल होगा तब वह चलेगी, और इस बीच में एक ट्रांजिट पीरियड होता है जब वह शिफ्ट हो रही होती है ना। शिफ्ट हो रही होती है तो उस बीच में भी थोड़ा समय ऐसा आता है जो सुषुम्ना नाड़ी का होता है ना, उसमें सम होगी, सम होकर के फिर उधर शिफ्ट होगी, इस प्रकार से होता है ना। हाउ टू प्रैक्टिस एवरी ब्रीदिंग शुड बी फ्रॉम नाभि, श्वेता कदम जी का प्रश्न है कि हम कैसे ऐसे प्रैक्टिस करें कि हर जो श्वास है हमारी नाभि तक चले। तो पहली बात तो जो है कि श्वास के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा ना। श्वास के प्रति जागरूक रहेंगे तो धीरे धीरे वो सहज होती जाएगी। तो श्वास के प्रति आप सहज है तो धीरे धीरे जो पैटर्न्स हैक करते हैं वह काम करना बंद कर देंगे, है ना। हैकिंग कम होने लगेगी। हैकिंग जैसे जैसे कम होगी तो ब्रीथ सहज होगी तो नाभि तक आ ही जाएगी ना। और इसमें सहयोग के लिए होता है ना कि कभी कभी हम कहते हैं अचानक एक्सेल कर दो तो पैटर्न डिजॉल्व हो जाएंगे, और इनहेल को होने दो, सहजता से होने दो, मतलब वो नाभि तक चली जाएगी। नाभि तक जाएगी तो फिर अगली सांस जो है नॉर्मल आएगी। इसलिए तो अचानक वाली विधि दी है ना। अचानक वाली विधि को आप कर लो, श्वेता जी, स्वीटी कदम, तो भाई आप जो है ऐसा कर लो ना भाई। उस विधि को जो है जब भी ख्याल आते ही एक्सेल हो जाना चाहिए। टाइम गैप नहीं होना चाहिए। टाइम गैप का मतलब मन समय है, समय मन है। टाइम गैप यानी मन आ गया तो उसने प्रोटेक्शन लेयर की अपनी प्रोटेक्शन लेयर क्लियर बना ली खुद के प्रोटेक्शन के लिए। मन जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा, फिर बचा लेगा, फिर जो है वो होने नहीं देगा, फिर नई थीम वहाँ पे डाल देगा, नया कुछ प्रोग्राम डाल देगा। हाँ, आपका क्वेश्चन है। yes. हाँ रोहित जी, समर्पण घटने के लिए क्या एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है या वो डेस्टिन्ड होता है समर्पण घटने के लिए यह है कि व्यर्थता का बोध यदि आपका सघन हो जाए ना, कि संसार की व्यर्थता, संबंधों की व्यर्थता, यह व्यर्थता, सारी व्यर्थताएं यदि आपको स्पष्ट हो जाएं, तब आपको लगता है कि सारी चीज़ें तो व्यर्थ हैं, व्यवहारिक सत्य की तरह चल रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन अंततः है क्या है, व्यर्थ हैं, ठीक है ना। तो ये सब यदि व्यर्थ हैं तब जो है, तब आपकी तलाश होगी सदगुरु की। यदि मतलब सारी व्यर्थता का बोध हुआ तब आप गुरु को नहीं ढूंढोगे, सदगुरु को ढूंढोगे, और सदगुरु को पहचानने की आंख पैदा होगी। सदगुरु को पहचाना नहीं जा सकता, वह दृष्टि पैदा होगी, वह आंख पैदा होगी। वह आंख तभी पैदा होगी, वह समझ, वह प्रज्ञा, वह विवेक ही तभी पैदा होगा जब वह सदगुरु को पहचान पाओगी। तो सदगुरु को पहचानना बहुत कठिन है, क्योंकि सदगुरु बड़ा ऑर्डिनरी होता है। गुरु जो है बड़े महिमा मंडित होते हैं। गुरु जो है ना बहुत महिमा मंडित होते हैं, है ना, बड़े सलीकेदार होते हैं, बहुत कुछ होता है। गुरु बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी होते हैं। गुरु जो है जबरदस्त पर्सनालिटी होता है, और सदगुरु जो है उसकी पर्सनालिटी को आप जो है उसकी पर्सनालिटी से आप उसको पहचान ही नहीं सकते। तो बहुत सारी कहानियां होती है ना कि एक राजा था, बोले वो सदगुरु को ढूंढ रहा था, उसे मिल ही नहीं रहा था, भटक रहा था सालों से। बाद में अपने बूढ़े वजीर से कहता है, अरे मैं थक गया वजीर, कुछ, है ना, अपने प्रधानमंत्री से कहता है कि कोई सदगुरु मुझे बताओ। तो उसने कहा कि ठीक है, सदगुरु को हाजिर कर दिया जाएगा। बोले कब? कल सुबह, आज हाजिर कर दिया जाएगा। तो कल सुबह एक बंदे को हाजिर किया गया। राजा ने देखा, ये तो हमारा सफाई कर्मचारी है, यहाँ की सफाई करता है। बोले महाराज, ये परम सदगुरु हैं, ये तो गुरु नहीं है, ये परम सदगुरु हैं। बोले इनमें तो कहीं महिमा मंडित है ही नहीं, ये तो अपना झाड़ू पोछा करते हैं।
बोले वो महिमा मंडित होंगे तो गुरु होंगे। सदगुरु को कैसे पहचानोगे? सदगुरु को पहचानना तो टेढ़ा मामला है ना। वो आपको बार बार ऑर्डिनरी दिखेगा, जरूरत से ज्यादा ऑर्डिनरी दिखेगा। और जब वो राजा उनकी संगत में बैठा तब उनकी आंखें खुली, राजा की व्यर्थता का बोध बहुत हो गया था, तब आंखें खुल गई। बाप रे, यह क्वालिटी, यह देशना, क्या बात है। और यह जब बंदा प्रकट नहीं हो रहा था, सदगुरु को पहचानना मुश्किल था। सदगुरु के साथ रेजोनेंस बैठाना भी मुश्किल है, बैठाना भी मुश्किल है। आप जो है ना डिनाई कर दोगे। और गुरु के साथ में बहुत ग्लो होगा, गुरु के साथ बहुत महिमा मंडन होगा, बहुत तामझाम होगा, बहुत कुछ होगा। क्योंकि वो जरूरी भी है ना, क्योंकि उस तल के लोग ज्यादा हैं, गुरु के तल के लोग बहुत ज्यादा हैं। तो बहुत ज्यादा लोगों को उनको सर्विंग देनी है ना, वो गलत थोड़ी ना है। उनको बहुत ज्यादा लोगों को सर्विंग देनी है, तो उनके पास हजारों लाखों लोग आएंगे। और सदगुरु के पास ज्यादा लोगों को सर्विंग नहीं देनी है ना। अब इस दुनिया में लोहे की मात्रा ज्यादा है कि हीरे की मात्रा ज्यादा है? लोहे की मात्रा ज्यादा है। अच्छा, परसेंटेज वाइज कितना होगा? जितना लोहा होगा उसका आधा तो हीरा होगा ना। 10% होगा, 1%, 0.111%। अच्छा, तो भैया अब वो आप सोच लो कि सदगुरु के पास कितने शिष्य होने चाहिए। सदगुरु के पास कितने शिष्य होने चाहिए भाई? अब हीरे की खदानी कम है, हीरे ही कम है, तो हीरो उसमें वहां पर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 1000 लोग बैठे होंगे, 10,000 लोग बैठे होंगे, हाँ कि करोड़? ऐसा नहीं है। वे एक सदगुरु हुए, उनके साथ में जो है 10-10 हजार लोग बैठे भी हैं, है ना। लेकिन वो जो है वो एक उस एरा को जन्म देने वाले वो आए हुए थे। ओशो आए थे ना, ओशो के साथ 10-10 हजार लोग बैठे ना। क्यों बैठे? क्योंकि वो तो उस एरा को जन्म देने वाले थे। तो और भी सदगुरु आएंगे, तो उन सदगुरुओं के साथ में वो उतना मॉब शायद न भी आएगा। उनको जो है वो अलग से डिजाइन किया गया है इनको, कि ये वाला डिपार्टमेंट तुम्हारा, इस टाइप के जो है ये तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारे पास जो है ये जो है इतने करोड़ों नहीं जुड़ेंगे, 10-20 हजार लोग तुम्हारे पास आएंगे, 10-20 हजार जुड़ेंगे, उसमें से छुटा के तुम्हारे पास 1000 लोग बचेंगे। 1000 लोग भी एक साथ नहीं बचेंगे, वो थोड़े करके ये 1000-1200 लोग जो है रहेंगे। इन पे ही काम होगा और ये डिलीवरी देनी है। डिलीवरी नहीं दोगे तो तुम्हारी मुक्ति कैंसिल है, तुमको भी अटका के रखेंगे। तुम्हारी मुक्ति की शर्त है कि डिलीवरी दे दो, डिलीवरी दो, छुट्टी पाओ, है ना भाई। प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, प्रोजेक्ट कंप्लीट, तो हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं है। तो इस प्रकार के ये तभी तो अस्तित्व में सब सामंजस्यपूर्ण चलता है ना। हम भी तो फंसे हुए हैं ना कहीं, है ना। अब ये प्रोजेक्ट तो हम कह रहे हैं कि विनती करते हैं कि यही खत्म कर दो, हमारे बस खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, हमें कोई रिट्रीट नहीं करनी, हमें कोई सेशन नहीं लेना, हमें किसी से नहीं मिलना। हम तो बार बार लगे हैं अस्तित्व, है ना, जो जहाँ भी है अस्तित्वगत नियमों में जो हम ये बात जो है डालने की कोशिश करते हैं कि मामला खत्म करो भाई, किसी और को दे दो, कोई और क्षमतावान होगा, हमसे भी अच्छा बोलने वाला बहुत सारे लोग होंगे जो हमसे अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा प्रेजेंटेशन दे देंगे, अच्छा कर देंगे, कोई और ढूंढ लो, शिफ्ट कर लो भाई, शिफ्ट कर लो, झंझट मिटाओ। तो सेशन आज का खत्म करें। क्वेश्चन बहुत आए हैं, सॉरी क्वेश्चन इतने क्वेश्चन ले नहीं सकते। पूजा रेगमी जी भी कुछ बोल रही है, मेटाफिजिक्स। अरे अंधेरा हो गया है पूजा जी यहाँ पे पहाड़ी पर, ठंड भी बहुत। हाँ ठंड भी हो गई है, बहुत ठंड भी लग रही है। जाना पड़ेगा हमें, है ना, पहाड़ पर बैठे हैं। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। तो फिर सेशन करेंगे, क्योंकि वहाँ जहाँ हम रह रहे हैं ना वहाँ नेटवर्क का इशू है, और इस पहाड़ी पर आए हैं तो यहाँ नेटवर्क है। हो सकता है कि ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी ना भी होगी, लेकिन वॉइस आनी चाहिए ना, वॉइस आ गई तो सब कुछ हो गया। ठीक है, फिर विदा लेते हैं। इसमें क्या करना है भाई, बैक करने के लिए यहाँ से जाएंगे ना। ओके।